सो हेलो वन वेलकम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.0। मेरा नाम है शिवम दुबे और आज हम लोग करने वाले हैं द राइज ऑफ नेस्लियम इन यूरोप की 80% सिलेबस को कंप्लीट विद इन वन क्लास। यानी कि आज की लगभग 50 से 60 मिनट के क्लास में हम लोग ने अब तक 10 से 11 वीडियोस के माध्यम से जितने भी पॉइंट्स को एनालाइज किया, पॉइंट्स को डिस्कशन किया, उन सभी को कंप्लीट ब्रीफ डिस्कशन करने वाले हैं आज के सेशन में। और आज के सेशन में हम लोग जानते हैं कि हमने कितना अपने प्रीवियस वीडियोस के माध्यम से कितने लेक्चर्स को कंप्लीट किया। तो लगभग इन लेक्चर्स को हमने क्या कर लिया है, अब तक कंप्लीट कर लिया। यानी कि 80% ऑफ द सिलेबस ऑफ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जो हिस्ट्री का पहला चैप्टर है, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। बट कंसोलिडेट अगर हम नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, तो शायद एक बार में आपको इस चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर ना हो पाए। इसी एस्पेक्ट के, इसी दृष्टिकोण से हम लोग आज इस पूरे सेशन में सिर्फ एक सेशन के अंतर्गत इसकी 80% सिलेबस को, जो हमने पिछले 10 से 11 वीडियोस में कंप्लीट किया, उसको हम लोग कंसोलिडेट करेंगे, समझेंगे, जानेंगे और तैयार करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को। तो हमने देखा था शुरुआती डिस्कशन में कि ये सभी एनसीईआरटी पेजेस हैं जिनकी इर्द गिर्द हमारा ये पूरा चैप्टर घूमने वाला है। बट इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे पैदा होता है, यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे इमर्ज होती है, किन किन प्रोसेस, किन किन इंसिडेंट को घटते हुए ये अंततः हमें नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट जो कि उस वक्त एग्जिस्ट नहीं किया करते थे, वो हमें देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फर्स्ट क्लियर ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म हमें फ्रांस के माध्यम से देखने को मिलता है। और फ्रांस जो है यूरोप कॉन्टिनेंट का एक हिस्सा है। और यूरोप कॉन्टिनेंट की अगर बात करें तो यूरोप कॉन्टिनेंट में फ्रांस की जो एग्जिस्टेंस है, आप यहां पे देखेंगे तो यहां पर फ्रांस एग्जिस्ट करता है, और फ्रांस यहां पे एग्जिस्ट करता है, और यहां पर इंडिया है। कुछ लोकेशन भी आपको जो है मैप में क्लियर होनी चाहिए कि कौन सा देश कहां पे लोकेट करता है। ये अप्रोक्सीमेट, ये कहीं ना कहीं आपकी तैयारी को, जो हिस्ट्री में आपकी जो रुझान है, उसको और शानदार करेगा। जैसे ये आप देख रहे हैं यूरोप का मैप। अब तक हमने वर्ल्ड मैप में यूरोप के सिचुएशन को देखा, फिर यूरोप को आप देख सकते हैं, यूरोप के आसपास कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं और लगभग कितने देश एग्जिस्ट किया करते हैं। ये आपको याद नहीं करना, बस समझते हुए तो चलना है। बात करें सबसे पहली पेंटिंग, सबसे पहला कंटेंट, सबसे पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जिसमें कि डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक यानी द पैक्ट बिटवीन द नेशन जैसा एक कीवर्ड हमें देखने को मिला। इसमें क्या कहा गया कि 1848 में यानी 1848 में एक फ्रेंच आर्टिस्ट था जिसका नाम था फ्रेडरिक शोरियो। फ्रेंच आर्टिस्ट था जिसका नाम था फ्रेडरिक शोरियो। उसने अपना एक पेंटिंग बनाया, 4 पेंटिंग बनाई, 4 सीरीज ऑफ पेंटिंग बनाई, जिसमें कि एक पेंटिंग आपके पीछे दिख रही होगी। और इस पेंटिंग को उसने नाम दिया द पैक्ट बिटवीन द नेशन, या फिर जिसको उसको बोला कि डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। क्या बोला? द डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। इसके माध्यम से उसने क्या मैसेज दिया, क्या मैसेज डिलीवर किया, डायरेक्ट आते हैं इस पॉइंट पे। यानी कि इस पूरे टॉपिक में फ्रेडरिक शोरियो की विजन्स को, फ्रेडरिक शोरियो द्वारा इस पेंटिंग के माध्यम से जो इमेजिनेशन की गई, उन सभी बिंदुओं को। क्वेश्चन की बात करें तो इस चैप्टर से, इस टॉपिक से, इस कंटेंट से पहला क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से बनता हुआ देखने को मिलता है, जिसको आप यहां से देख सकते हैं कि एनालाइज द थीम्स ऑफ फ्रेडरिक शोरियोस पेंटिंग। हमने जिस वे में इस पूरे चैप्टर को अब तक लेकर आए हैं, उसी वे में ही पूरे चैप्टर को, इस हर टॉपिक को, हर कंटेंट को कंसोलिडेट करेंगे आज के इस एक सेशन में। जैसे फ्रेडरिक शोरियो ने आपका 1848 में एक पेंटिंग दिया, और उस पेंटिंग के माध्यम से विजुलाइज किया अपने ड्रीम को, जिसमें उसने डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक जैसी चीजों को देखा। इस प्रिंट में क्या क्या दिखाया गया? इस प्रिंट में दिखाया गया कि पीपल्स ऑफ यूरोप एंड अमेरिका मार्चिंग ऑन अ लॉन्ग ट्रेन पासिंग बाय द ऑफरिंग होमेज ऑन द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। यानी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी सभी लोग क्या कर रहे हैं? पीपल्स ऑफ यूरोप एंड अमेरिका क्या हो रहे हैं? गुजर रहे हैं। उसमें बात करें तो उस पूरी व्यवस्था में अगर देखा जाए तो लिबर्टी को एज अ फीमेल फिगर कैटेगराइज किया गया है, पर्सोनिफाइड किया गया है। खैर, हर पॉइंट को आपको याद नहीं करना है, एक आप जो है ट्रिगर करते हुए हर बिंदुओं को समझते हुए चलेंगे। उस पेंटिंग में दिखाया गया कि यूरोप और अमेरिका के लोग एक लंबी श्रृंखला बना के कतार में चलते हुए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से क्या हो रहे हैं? गुजर रहे हैं, श्रद्धांजलि देते हुए। इसका मतलब हर व्यक्ति क्या हो रहा है? राष्ट्र को एक करने में, नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी के साथ देश को अपने आजाद करा रहा है, अपने देश को आगे बढ़ाते हुए, नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी को ग्रोथ करते हुए देश को आजाद कराते हुए आगे बढ़ रहा है। और साथ ही साथ उस पेंटिंग की बात करें तो उस पेंटिंग की एक हाथ में टॉर्च है जो इनलाइटमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ सिटीजन्स, यानी और खास करके अगर देखा जाए तो चार्टर ऑफ राइट ऑफ मेन को रिप्रेजेंट करते हुए उस पेंटिंग में हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ इमेज की फोरग्राउंड की बात करें तो फोरग्राउंड ऑफ द इमेज में देखने को मिलता है सेटर्ड ऑफ द रिमेन्स ऑफ द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। यानी कि जब आप उस पिक्चर को देखते हैं, जैसे इस पिक्चर को जब आप देखते हैं तो इसके शुरुआत में फोरग्राउंड में
कुछ अवशेष देखने को मिलते हैं। ये अवशेष जो हैं किसके हैं? एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन के, मोनार्की के। ये सैटर्ड रिमेन ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन है, यानी मोनार्की के टूटे फूटे अवशेष यहाँ पे देखने को मिलते हैं इस इमेज के शुरुआत में, फोरग्राउंड में। इसमें क्या होता है कि सभी लोग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से पास कर रहे हैं। फ्रांस को आप देख सकते हैं सबसे आगे रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर में, जो कि कौन सा ट्राई कलर है? रेड है, ब्लू है, व्हाइट है, रेड है। ब्लू है, व्हाइट है, रेड कलर, यानी ट्राई कलर का जो फ्लैग है उससे आप फ्रांस को जो है पहचान सकते हैं। वहीं पीछे जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है। तमाम देशों के झंडे को आप देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सभी लोग एक कतार में चलते हुए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से क्या कर रहे हैं? पास कर रहे हैं। जब ऐसा कर रहे हैं तो जो मोनार्कल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो सेटल्ड रिमेन, यानी कि कहीं ना कहीं वो बिखर जाता है, टूट जाता है, खत्म हो जाता है हर व्यवस्थाओं से। यानी कि अगर सभी लोग, यूरोप और अमेरिका के लोग एक साथ मिलकर आज़ादी के लिए संघर्ष करते हैं तो जो मोनार्कल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है, वो कहीं ना कहीं टूट फूट कर क्या हो जाएगी? बिखर जाएगी, और हमारा समाज क्या हो जाएगा? स्वतंत्र हो जाएगा। और अगर आप ऐसा करते हैं तो सिर्फ यही नहीं, आपके ऊपर ब्लेसिंग मिलती है हेवन से। किससे? क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट से, सेंट से, एंजल से। वो कहीं ना कहीं आशीर्वाद आपको देंगे, वो कहीं ना कहीं प्रसन्न होंगे। तो ये बातें उसने अपने डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक नाम से जो पैक्ट बिटवीन द नेशन वाली पेंटिंग को रिप्रेजेंट किया फ्रेडरिक शोरियो ने, उस पेंटिंग में ये सारी चीज़ें देखने को मिली। इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, इनको आप तैयार कर सकते हैं इसके माध्यम से। ये हो गया पहला, फ्रेडरिक शोरियो की पेंटिंग। दूसरा, जब हेडिंग आप स्टार्ट करते हैं अपनी बुक में, तो द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म जो इमर्ज होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन से, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे सेकंड जो हेडिंग आप देखते हैं, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि जो राष्ट्रवाद की जो आइडियोलॉजी है वो सबसे पहले इमर्ज होती है फ्रांस से। कहां से इमर्ज होती है? फ्रांस से। ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब जब फ्रांस से इमर्ज होती है तो थोड़ा सा उसको भी पॉइंट्स को हम जानते हैं। क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि 1774 में लुई 16 नाम का एक राजा जो है गद्दी पे बैठता है, राजकुमार जो है गद्दी पे बैठता है, और राजा अपने आप को डिक्लेयर उसको किया जाता है। उसकी शादी मैरी एंटोनिएट जो कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी रहती है उससे उसकी शादी होती है। आफ्टर द ये जो मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट स्टेब्लिश, चूंकि उसकी पहले भी थी, और जब ये राजा बैठते हैं तो एम्प्टी ट्रेजरी पाते हैं और कैसे अपनी व्यवस्थाओं को चलाते हैं, टैक्स को इम्पोज करने का प्रयास करते हैं, जनता इनसे नाराज होती है, और फाइनली लोग जो है नेशनल असेंबली को फॉर्मेट करते हैं और फाइनली राजा रानी को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। यानी 1789 में, चूंकि घटनाओं को हम बड़े ही संक्षिप्त में समझ रहे हैं, तो 1789 में फाइनली राजा महाराजा वाला सिस्टम कहां से? फ्रांस से हट जाता है और फ्रांस अपने आप को रिपब्लिक डिक्लेयर करता है। बट आफ्टर सम टाइम हम जानते हैं घटनाएं क्या क्या चली, किस क्रम से चली। लेकिन ये सबसे पहला क्लियर एक्सप्रेशन जिसमें कि जनता ने राजा को क्या कर दिया? हटा दिया। यानी पावर की शिफ्टिंग देखने को मिली। पावर की क्या देखने को मिली? शिफ्टिंग। किससे? फ्रॉम द मोनार्की टू बॉडी ऑफ द सिटीजन। यानी कि मोनार्की से पावर की शिफ्टिंग देखने को मिलती है बॉडी ऑफ द सिटीजन्स में, यानी लोगों में। राजा से पावर अब ट्रांसफर हो गई कहां में? जनता के बीच में। तो ये जो पहला क्लियर एक्सप्रेशन था वो हमें नेशनलिज्म का जो है फ्रांस के माध्यम से ही देखने को मिलता है। इसलिए लिखा गया कि द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। तो देखिए हर पॉइंट्स को आप ट्रिगर करते हुए चलेंगे, और जरूरी नहीं कि पूरी लाइन बाय लाइन आप उसको याद करें, लेकिन अगर हर पॉइंट्स को आप रिलेट करके अपने सिलेबस से, अपने कंटेंट से जोड़ के देखेंगे तो शायद आप पूरी तैयारी को एक बार में अपने दिमाग में रिव्यू कर पाएँ, उसको एनालाइज कर पाएँ, उसको जब आंसर राइटिंग करें तो वो हर एक की पॉइंट आपको दिमाग में ट्रिगर करता रहे, जिससे कि आप शानदार आंसर राइटिंग को क्या कर पाए? अंजाम दे पाए। तो पहला क्लियर एक्सप्रेशन हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के माध्यम से देखने को मिलता है, जिसमें कि पूरी जो व्यवस्था थी मोनार्की से व्यवस्था बदल के क्या हो जाती है? मोनार्की से बदल के पावर जो है शिफ्ट हो जाती है जनता के बीच में। और इससे हम देखते हैं कि फ्रांस में पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल बहुत बड़ा एक परिवर्तन होता है, और इसका इंपैक्ट ही पूरे ऑल ओवर द यूरोप में पढ़कर यूरोप के सभी देश इस बात को सोचने के लिए मजबूर होंगे कि हमारे यहाँ भी राष्ट्रवाद होना चाहिए, हमारे यहाँ भी नेशन स्टेट होना चाहिए, हमारे यहाँ भी डेस्पोटिज्म जो सिस्टम है वो खत्म होना चाहिए। यानी कि इसी के ऊपर एक जो ऑस्ट्रिया का चांसलर जो हम आगे पढ़ेंगे, उसने कहा था व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को क्या हो जाती है? सर्दी हो जाती है। तो ये चीज हमने देखा, यानी कि जो पावर पहले राजा के हाथ में थी वो शिफ्ट होकर जनता के हाथ में चली जाती है। ठीक है, अब इसके बाद देश को आजाद कर दिया गया। फ्रांस क्या हो चुका है? लगभग आपका आजाद, लगभग क्या आजाद हो चुका है। राजा मतलब राजा और राजशाही व्यवस्थाओं से फ्रांस जैसे देश को, जो कि यूरोप में एग्जिस्ट करता है, इसको मुक्ति मिल जाती है। बट देश को आजाद कराना और देश के सभी लोगों के अंदर देश भाव को प्रकट करना, देश भाव को पैदा करना, राष्ट्र के प्रति प्रेम को डेवलप करना, ये एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। इसके लिए क्या
मेजर्स को अडोप्ट किया गया है फ्रेंच पीपल के द्वारा, फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज के द्वारा, किन किन मेजर्स को अडोप्ट किया गया जिससे लोगों के अंदर देश प्रेम पैदा हो, देश के प्रति भाव पैदा हो। तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, जिससे कि लोगों के अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी क्या हो, डेवलप हो। तो सबसे पहला काम उन्होंने किया ला पैट्री और ला सिटोयन, यानी कि अब कोई व्यक्ति स्पेशल नहीं है। सबसे पहली बात, सभी लोग क्या है, ला पैट्री मतलब फादरलैंड। क्या होता है, फादरलैंड, यानी ये हमारे पितृ सत्ता, जैसे हम लोग बोलते हैं भारत को ना मदरलैंड, यानी हमारी माता की भूमि है या हमारी माँ है, उसी तरीके से फादरलैंड बोला गया फ्रांस को। तो सभी लोग उसको रिलेट करने लगे, सभी लोग अपने पिता का देश, अपने पिता की संपत्ति, पिता की पूरी व्यवस्था समझने लगे, जिससे सबके अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग जो है डेवलप होना शुरू हो गई। और साथ ही साथ ला सिटोयन, यानी कि सभी लोग उसके क्या है, नागरिक हैं, कोई अपर नहीं, कोई लोअर नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई मतलब समझिए किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, सभी लोग इक्वल, सभी लोग क्या है, इक्वल, सभी लोग नागरिक हैं, देश के सभी लोग क्या है, नागरिक हैं, और उन सभी नागरिकों का ये क्या है, पिता का देश है। तो ला पैट्री और ला सिटोयन जैसे कॉन्सेप्ट को दिया गया। साथ ही साथ जो पहले रॉयल स्टैंडर्ड वाला जो फ्लैग था उसको रिप्लेस करके अ न्यू फ्रेंच फ्लैग फ्रांस में डेवलप कर दिया गया, यानी कि एक नया फ्रेंच फ्लैग जो ट्राई कलर का था, ब्लू, व्हाइट और रेड कलर का, इसको स्टेब्लिश कर दिया गया इन द प्लेस ऑफ रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग। जो पहले फ्लैग हुआ करता था उसको रिप्लेस कर दिया गया। साथ ही साथ स्टेट जनरल को रीनेम करके क्या रख दिया गया, उसका नाम नेशनल असेंबली। और इसके बाद देश के लिए तमाम जो है हाइम्स कंपोज किए गए, ओथ लिए गए और मैट्रिक्स को याद किया गया। साथ ही साथ ये सभी चीजें देश के नाम पे की जाने लगी। और सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जैसे मेजर्स को क्या कर दिया गया, एडोप्ट किया गया। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को एबोलिश किया गया। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम को भी वहां पे एडोप्ट किया गया, यानी एक जैसे नाप तोल की व्यवस्थाएं फ्रांस में स्टेब्लिश कर दी गई। और साथ ही साथ जो इतनी विभिन्न प्रकार की भाषाएं एग्जिस्ट किया करती थी, रीजनल डायलेक्ट्स, वहां पे तमाम प्रकार की बोलियां भाषाएं थी, उन सबको लगभग हम लोग आगे पढ़ेंगे कि लगभग 30 प्रकार की एक क्षेत्र था, उसमें 30 प्रकार की भाषाएं बोलियां बोली जाती थी, उसको रिड्यूस करके 2 प्रकार की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी कि रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्करेज किया जाता है और उसके स्थान पे फ्रेंच को आपका इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन द पेरिस, एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में, नेशनल लैंग्वेज के रूप में उसका यूज शुरू हो जाता है फ्रेंच लैंग्वेज का। तो ये सभी वो मेजर थे जिनको एडोप्ट करके फ्रांस के लोगों को आज़ादी, मतलब राजा से मुक्ति दिलाने के बाद उनके अंदर देश प्रेम की भावनाओं को डेवलप करने का प्रयास फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज के माध्यम से फ्रांस के लोगों के द्वारा किया गया, ये सभी मेजर्स। तो अब हमने देखा कि जो पहली क्लियर एक्सप्रेशन थी उसके थ्रू क्या इंसिडेंट आया, उस पे ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनता है कि डिस्क्राइब द स्टेप्स टेकन बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। इस पे 3 प्रकार के क्वेश्चन आप देख ही पा रहे हैं और इन तीनों प्रकार के क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं, आई होप अब तक जो आपने पढ़ा। फिर इसके बाद अब आपको 2 चीजें समझनी है कि फ्रांस में क्रांति हो चुकी है, राजा और राजशाही व्यवस्था से फ्रांस के लोगों को मुक्ति मिल चुकी है, और साथ ही साथ फ्रांस के लोगों के अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग को डेवलप करने के लिए तमाम मेजर्स को भी क्या कर दिया गया, एडोप्ट कर दिया गया। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आप इस चैप्टर को जब आप पढ़ते हैं तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि फ्रांस में जो भी अपहेवल हो रहा है, जो भी उथल पुथल हो रही है, उसका पूरा इंपैक्ट कहीं ना कहीं यूरोप पे क्या हो रहा है, पड़ रहा है। तो आप बार बार इस चीज को ध्यान देंगे कि आपका इस पूरे चैप्टर में एक तरफ से पूरी कहानी चल रही, क्या चल रही, पूरी कहानी चल रही है कि इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, और कुछ आइडियोलॉजी को बताएगा, बस यही पूरा चैप्टर है। यानी किन स्टेप्स के बाद हम ये कह सकते हैं कि इस स्टेप के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद पैदा हुआ, इन स्टेप्स के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद पैदा हुआ, इन स्टेप्स को उठाने से यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ। यानी फ्रांस में क्रांति होने के, अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ रहे हैं तो सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि फ्रांस में क्रांति होने के फलस्वरूप ही यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना क्या होती है, पैदा होती है। इसीलिए हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को भी पढ़ रहे हैं। यानी कि हम चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे पैदा होता है। तो उन सभी स्टेप्स को बस पढ़ रहे हैं, बस यही चैप्टर है कि यानी किन मेजर्स की बात, किन काम के बाद, किन एक्शन के बाद, किन इंसिडेंट के बाद, किन टॉपिक्स के बाद, किन कंटेंट्स के बाद राष्ट्रवाद बार बार नेशनलिज्म की फीलिंग जो है लोगों के अंदर पैदा हो रही है और लोग जो है नेशन स्टेट की बात कर रहे हैं।
तो ये चीजें हम आपका देख रहे हैं। तो हमने फाइनली देख लिया कि फ्रांस में पूरी तरीके से डेस्पोटिज्म से फ्रांस को क्या मिल चुकी है, मुक्ति मिल चुकी है। क्या मिल चुकी है, मुक्ति मिल चुकी है। ये हमने इस पूरे टॉपिक में क्या कर लिया, देख लिया। अब अगले टॉपिक में हम चलें तो अगले टॉपिक में आप देखेंगे नेपोलियन बोनापार्ट। ये जो टॉपिक है ये कहीं कहीं फ्रांस से रिलेटेड है। हम जानते हैं कि फ्रांस क्या हो चुका है, आज़ाद हो चुका है। फ्रांस एक प्रकार से अपने आप को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद जैकोबिन क्लब्स आते हैं, उसके बाद डायरेक्टरी आती है, और उसी समय डायरेक्टरी में अनस्टेबिलिटी का फायदा उठा के नेपोलियन बोनापार्ट जो कि मिलिट्री हेड था, मिलिट्री कमांडर था, वो गद्दी पे क्या हो जाता है, बैठ जाता है। जब वो गद्दी बैठ जाता है तो आने वाले समय में 1804 में वो अपना सिविल कोड लॉन्च करता है, यानी कि नागरिक संहिता लाता है, और जिसके माध्यम से पूरे देश के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में तमाम एक क्रांतिक रिवोल्यूशनरी मेजर्स को अडॉप्ट करता है और तमाम परिवर्तन करता है। और यही नहीं, सिर्फ फ्रांस में ही नहीं बल्कि उसके इन मेजर्स को ऑल ओवर द यूरोप में वेलकम किया जाता है। बट ये जो इंथुजियाज्म जिसके साथ लोग वेलकम कर रहे थे वो सून टर्न इनटू हॉस्टिलिटी, जल्द ही हॉस्टिलिटी में भी क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हमने देखा कि 1789 में फ्रांस में क्या एग्जिस्ट करता था, मोनार्की, लेकिन समय वक्त बदलता है और मोनार्की को लोग हटा देते हैं और वहां पे रिपब्लिकन व्यवस्था, एक प्रकार से कहें डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश होने का प्रयास की जाती है। अब वो होती है नहीं होती, थोड़ा सा आप इस कहानी को अगर याद होगा तो आप जानते होंगे। राजा हटते हैं, आते हैं मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर यानी जैकोबिन क्लब्स आते हैं। जैकोबिन क्लब्स भी कुछ गलत काम करते हैं। 1793 से 1794 में रेन ऑफ टेरर कहा जाता है, जिसमें कि इन्होंने खुद ही आतंक मचा दिया, जिससे इनको भी हटा दिया जाता है, इनको गुलेटिन कर दिया जाता है। फाइनली डायरेक्टरी आती है जिसमें 5 मेंबर रहते हैं, और इस डायरेक्टरी में भी अनस्टेबिलिटी होने की वजह से इसका फायदा उठाते हैं कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। और ये नेपोलियन बोनापार्ट वही शख्स हैं जिन्होंने पूरे यूरोप को कन्क्वायर करने का सपना देखा था और वो करने का भी प्रयास किए। जैसे हम जानते हैं कि वक्त बदला और नेपोलियन आ चुके हैं शासन में। नेपोलियन आए तो नेपोलियन ने अपने सिविल कोड को लॉन्च किया। 1799 में आपके नेपोलियन गद्दी बैठते हैं और 1804 में वो फाइनली अपने सिविल कोड को क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं। अच्छा देखिए, फ्रांस में क्रांति हो गई। फ्रांस में जो क्रांति हुई, जो रिवोल्यूशनरीज थे, जो मिलिट्री कमांडर थे, जो फ्रेंच आर्मी थी, वो कहती है कि नहीं, ये हमारा मिशन है, ये हमारा लक्ष्य है कि हम खुद को तो आज़ाद करा दिए, अब साथ ही साथ ऑल ओवर द यूरोप में भी जहाँ जहाँ डेस्पोटिज्म है, जहाँ जहाँ मोनार्की है, उन सभी को भी हम लोग हटाएंगे और सबको आज़ाद कराने में उनकी हम मदद करेंगे। इसके लिए फ्रेंच आर्मी ऑल ओवर द यूरोप में क्या करना शुरू करती है, मूव करना शुरू करती है इन द डायरेक्शन ऑफ नेपोलियन। तो चूंकि नेपोलियन जब आते हैं तो नेपोलियनी कोड लाते हैं, जिसको हम लोग सिविल कोड ऑफ 1804 भी बोलते हैं। अब इसमें उन्होंने क्या क्या काम किया, थोड़ा सा इसको हम लोग पहले देखते हैं। उन्होंने जितने भी प्रिविलेजेस थे, डिड अवे विथ ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, जन्म के आधार पे जो भी विशेषाधिकार थे वैसी व्यवस्थाओं को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। मतलब राजा का बेटा अब राजा नहीं रहेगा, मेरिट के आधार पे व्यवस्थाएं बनेगी। स्टेब्लिश इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी कानून के समक्ष सभी को क्या कर दिया, समान कर दिया। राइट टू प्रॉपर्टी दे दिया, ये पहला काम किया। इसके बाद ये जो इन्होंने आपको नेपोलियन कोड के माध्यम से कुछ इतने शानदार मेजर्स को अडॉप्ट किए, जिससे कि लोगों ने उनका वेलकम करना शुरू किया कि अगर काश ये हमारे आते तो हमारे यहाँ भी इन सभी मेजर्स को क्या करते, अडॉप्ट करते, हमारे लिए भी राइट टू प्रॉपर्टी जैसी व्यवस्थाओं को देते, हमारे लिए भी इक्वलिटी की बात करते, प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ हमारे यहाँ भी खत्म हो जाता। तो ये रहा हमारा क्या, आपके नेपोलियन कोड का पहला एस्पेक्ट। फिर हमने देखा कि ये चीजें डच रिपब्लिक इन स्विट्जरलैंड, इटली एंड जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। नेपोलियन ने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बहुत ही शानदार कर दिया, प्रशासनिक व्यवस्था को शानदार कर दिया, फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया, सामंतवादी व्यवस्थाओं को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। साथ ही साथ बीजेंट को सर्फडम से क्या कर दिया और मेनोजियल ड्यूज से मुक्त कर दिया। सर्फडम मतलब क्या होता है, दासत्व होता है, गुलामी होती है। और साथ ही साथ टाउन्स की बात करें तो जो गिल्ड रेस्ट्रिक्शन थे, मतलब ट्रेड यूनियंस, जैसे व्यापारी लोग आपस में ग्रुपिंग करते थे, एक साथ ग्रुप करके व्यापार किया करते थे या तमाम चीज़ें ऐसे काम करते थे, ग्रुपिंग बनाने में पूरी तरीके से राजा और राजशाही की व्यवस्थाओं ने क्या किया था, रोक लगा दिया था। उसको नेपोलियन ने फिर से हटा दिया कि आप ग्रुपिंग कर सकते हैं, आराम से ट्रेड यूनियन बना के व्यापार कर सकते हैं। तो गिल्ड रेस्ट्रिक्शन को क्या कर दिया, उसने खत्म कर दिया। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को बहुत ही इंप्रूव कर दिया। साथ ही साथ इसकी वजह से जितने भी पीजेंट थे, आर्टिशियन थे, वर्कर थे, बिजनेसमैन थे, वो सभी लोग इस प्रकार से नई जो आज़ादी पाते हैं उससे बहुत ही शानदार खुश होते हैं। क्या होते हैं, खुश होते हैं, जिससे कि उनका बिजनेस क्योंकि फल फूल रहा है। बट जल्दी ही जब इतने लोग खुश होते हैं तो लोग उसको नेपोलियन को हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी यानी कि आज़ादी का दूत कहते हैं।
कि हमारे यहाँ आएगा तो आज़ादी लाएगा, हमारे राजा को हटाएगा और हमको आज़ाद करेगा। लेकिन जल्द ही ये जो एक्सप्रेशन था लोगों का, वो उसके मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिल जाते हैं, कि मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देखने को मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब नेपोलियन अगर फ्रांस का है, वो किसी अन्य यूरोप के किसी पार्ट्स को, टेरिटरी को, किसी देश पे कब्जा करता है और वहां पे ये सभी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करता है, तो कहीं ना कहीं आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम शानदार तो मिल गया, लेकिन लोगों को रियलाइज होने लगा कि उनकी पॉलिटिकल फ्रीडम हैंड टू हैंड ली जा रही है, यानी कि कहीं ना कहीं उनको पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिल पा रही है। क्योंकि नेपोलियन पूरे यूरोप को कन्क्वर करने के लिए तमाम मेजर्स को भी अडॉप्ट करता है। उनको ये सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम तो अच्छा कर देता है, लेकिन आपका टैक्स, इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, सेना में जबरदस्ती भर्ती, क्योंकि उसको पूरे यूरोप को कन्क्वर करना है, इसलिए लोगों की भर्ती भी सेना में क्या करता है, वो शुरू कर देता है। ये सारी चीजें वो करना शुरू कर देता है, जिससे कि लोगों के मिक्स्ड रिएक्शन इसके लिए, नेपोलियन के लिए देखने को मिल जाते हैं। ये आपका क्वेश्चन है जो हमने देखा था। अब कहानी हमारी कहां तक पहुंच चुकी है? नेपोलियन तक। कहां तक पहुंच चुकी है? 1804 तक। यानी कि 1799 में, 1774 में राजा क्या गद्दी बैठते हैं, और 1774 में 1789 में राजा को क्या, फ्रेंच रेवोल्यूशन के थ्रू जो है वहां से हटा दिया जाता है। और इसका इंपैक्ट पूरे यूरोप में पड़ेगा, क्योंकि इस जो आइडियोलॉजी थी, इमर्ज हुई थी फ्रांस में, ये फ्रेंच आर्मी के थ्रू पूरे यूरोप में क्या होने लगी, फैलने लगी। जिसको लीड कर रहे थे नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन ने नेपोलियनिक कोड लाया, उसमें क्या क्या लिया, बहुत बढ़िया। उसका आउटकम क्या आया कि लोगों ने उनका वेलकम किया, लेकिन जल्द ही ये जो वेलकम था अपोजिशन में भी, अपोज में भी क्या हो गया, बदल गया, क्योंकि इसके पीछे भी तमाम कारण थे। ये हमने देखा। अब इसका इंपैक्ट चूंकि यूरोप में पड़ चुका है, फ्रेंच रेवोल्यूशन का इंपैक्ट पूरे यूरोप में पड़ चुका है, और इसका इंपैक्ट पड़ने के बाद अब कैसे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि जो हमारी थर्ड हेडिंग आप देखेंगे बुक में, वो आपकी है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप में अब राष्ट्रवाद कैसे बनेगा, इस पॉइंट की बात करें तो ये आप यूरोप का मैप देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? यूरोप का मैप देख रहे हैं। और यूरोप के मैप के साथ ही आप ये डाइवर्सिटीज देखेंगे। क्या देखेंगे? ये फ्रांस है और यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड है, तमाम जो है अंपायर्स है, तमाम टेरिटरीज में पूरा यूरोपियन टेरिटरीज, यूरोपियन कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट आपका क्या है, डिवाइडेड है। तो उस वक्त जो है, जैसे आज आप देखते हैं नेशन स्टेट, जर्मनी, इटली, तमाम देश आज आप देखते हैं, वैसे पहले नहीं व्यवस्थाएं थी। पहले ये सभी अंपायर्स में क्या हुए थे, बटे रहते थे, और इन सभी अंपायर पे एम्परर जो है अपना बैठ के शासन करते थे, और उन सभी अंपायर्स में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी। क्या थी? बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी, बहुत ज़्यादा विविधता हमें देखने को मिलती है, क्योंकि लिखा है कि जैसा कि आप नाउ देम टुडे, क्या लिखा है, एज वी नो देम टुडे, जैसा कि हम आज जानते हैं, मिड 18th सेंचुरी में यूरोप विल फाइंड दैट देयर वर नो नेशन स्टेट। यूरोप में कोई भी नेशन स्टेट जैसी व्यवस्थाएं देखने को नहीं मिलती थी, और यूरोप में कोई भी नेशन स्टेट जैसी व्यवस्थाएं देखने को नहीं मिलती थी। तो वो उस वक्त जो यूरोप का समाज था, यूरोप की जो पूरी व्यवस्था थी, वो डिवाइडेड रहती थी, किसमें, किंगडम्स में, डचीज में, कैंटोन्स में। ये चीजें हमने देखा था। अब इस चीज के बाद हमने देखा कि ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की बात करें तो उसमें अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल, उसमें विभिन्न प्रकार के डाइवर्स पीपल, डाइवर्स ग्रुप, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग एग्जिस्ट किया करते थे। जिसको समझाने के लिए हैब्सबर्ग अंपायर को आपको समझा रहा है कि हैब्सबर्ग एक अंपायर है जिसमें कितनी डाइवर्सिटीज हमें देखने को मिलती है। तो ये आप देख रहे हैं हैब्सबर्ग अंपायर। तो हैब्सबर्ग अंपायर के थ्रू ये आपको समझाने का प्रयास कर रहा है कि इसमें कितनी टेरिटरीज वर्तमान समय की ऑस्ट्रो हंगेरियन अंपायर इसी के अंडर कंट्रोल आता था, जिसको हम लोग बोलते हैं द हैब्सबर्ग अंपायर। इस हैब्सबर्ग अंपायर में कितनी डाइवर्सिटीज थी, इसको आप देख सकते हैं कि एक ही अंपायर में कितनी डाइवर्सिटी देखने को मिलती थी। तो एक बड़ा चैलेंज है कि ऑल ओवर यूरोप ऐसे ही अंपायर्स में डिवाइडेड है, तो कैसे, हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट एमर्ज। तो आखिर यूरोप में कैसे आइडिया ऑफ नेशन स्टेट एमर्ज कैसे होगा, तो ये हम अब देखने जा रहे हैं। क्योंकि यूरोप में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटीज थी। फ्रांस में क्रांति हुई, उसका इंपैक्ट यूरोप पे पड़ा, लेकिन यूरोप में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटीज थी। तो अब उन डाइवर्सिटीज के बीच में कैसे नेशन स्टेट का जो आइडिया है, नेशनलिज्म की जो आइडिया है, वो कैसे इमर्ज होगी, कैसे पैदा होगी। तो इसको देखने के लिए हम लोग 2 से 3 प्रमुख हेडिंग को देखेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, इस कहानी को हम लोग सबसे पहले देखेंगे। यूरोपियन सोसाइटी की बात करें, यूरोपियन समाज की बात करें, तो उस वक्त समाज में सिर्फ 2 प्रकार के लोग, यूरोप की बात करें 2 प्रकार के लोग एग्जिस्ट किया करते थे। पहला आपके एरिस्टोक्रेट और दूसरा कौन थे, पुअर पीजेंट्री। कौन थे, पुअर पीजेंट्री।
यूरोपियन सोसाइटी में सबसे अमीर लोग, एरिस्टोक्रेट मतलब क्या, सोशली एंड पॉलिटिकली जो डोमिनेंट ग्रुप था उसको हम लोग एरिस्टोक्रेट बोलते हैं। जो रूलिंग क्लास है, राजशाही और राजा के जो रिश्तेदार थे, ऐसे लोग थे, नोबल थे, क्लर्जी थे, ये हम बोल सकते हैं ये सब एरिस्टोक्रेट थे। और पुअर पेजेंट्री में वर्कर, फार्मर, ये सभी लोग आते थे। तो समाज में एरिस्टोक्रेट थी और पुअर पेजेंट्री एग्जिस्ट किया करती थी। लेकिन वक्त बदलता है और उसी वक्त बदलने के साथ ही समाज में एक नया वर्ग पैदा होता है, जिस वर्ग को हम लोग बोलते हैं न्यू मिडिल क्लास। क्या बोलते हैं? न्यू मिडिल क्लास। अब ये कैसे न्यू मिडिल क्लास पैदा होता है, तो हम लोग जानते हैं कि वेस्टर्न यूरोपियन में आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। क्या होता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले होता है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से, औद्योगिकीकरण होने की वजह से यूरोपियन सोसाइटी में एक कमर्शियल क्लास पैदा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग क्लास पॉपुलेशन। क्या होती है? वर्किंग क्लास पॉपुलेशन। और यही वर्किंग क्लास पॉपुलेशन क्या कहलाई? मिडिल क्लास। क्या कहलाई? मिडिल क्लास। और इसी की आइडियोलॉजी कहलाई लिबरलिज्म। क्या कहलाई? लिबरल नेशनलिज्म। तो इसके बारे में पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले हम लोग जाने एरिस्टोक्रेट के बारे में। किसके बारे में जाने? एरिस्टोक्रेट के बारे में। तो एरिस्टोक्रेट कौन थे? समाज में जो रूलिंग क्लास था। कहां के समाज में? यूरोप की सोसाइटी में जो रूलिंग क्लास था उसको हम लोग बोलते थे क्या? एरिस्टोक्रेट या एरिस्टोक्रेसी। ये सोशली और पॉलिटिकली क्या थे? डोमिनेंट क्लास थे। क्या थे? डोमिनेंट क्लास थे। ये सभी आपस में कॉमन वे ऑफ लाइफ, जितने भी ऑल ओवर द यूरोप के एरिस्टोक्रेट थे, वो आपस में कॉमन वे ऑफ लाइफ की मदद से आपस में इंटरकनेक्टेड रहते थे, इंटरलिंक रहते थे। जैसे कि ये आपस में शादी विवाह की सारी व्यवस्थाएं भी आपस में क्या करते थे, वो अपने डिप्लोमेसी के लिए, अपने हाई सोसाइटी को, हाई क्लास को दिखाने के लिए फ्रेंच लैंग्वेज को बोलते थे। ऐसी तमाम उनकी वेशभूषा, वो सब अपनी कॉमन वे ऑफ लाइफ की मदद से जितने भी ऑल ओवर द यूरोप के जो एरिस्टोक्रेट थे वो एक जैसे चीज़ों को प्रैक्टिस करते थे और अपने आपस में इंटरकनेक्टेड रहते थे, कनेक्टेड रहते थे। तो ये चीजें हमने इनको देख लिया। अब बात करें इनकी, तो जो एरिस्टोक्रेसी थे वो कहीं न्यूमेरिकली क्या थे? बहुत ही स्मॉल ग्रुप थे। तो ये हो गया हमारा एरिस्टोक्रेसी के बारे में। दूसरा वर्ग हमारा क्या था? मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन क्या थे? मेड अप पीजेंट्री। क्या थे? पीजेंट्री थे, यानी किसान वर्ग थे। और ये किसान वर्ग भी दो प्रकार के थे। ईस्टर्न यूरोप, सेंट्रल यूरोप में अलग थे, वेस्टर्न यूरोप में कुछ अलग प्रकार के थे। जैसे कि बात करें तो जो स्मॉल आपके जो वेस्ट की बात करेंगे तो वहां पे बल्क ऑफ लैंड वॉज फाउंड बाय द टीनेंट्स एंड स्मॉल ऑनर। वहां पे क्या? लैंड्स को बल्क बना के छोटे छोटे किसान आपस में खेती को किया करते थे। और वहीं पर ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की बात करेंगे तो वहां पे जो लैंड होल्डिंग पैटर्न था वो कुछ इस तरीके से था कि कल्टीवेटेड, वहां पे खेती होती थी बाय सर्व्स, यानी कि गुलामों के द्वारा खेती होती थी। वहां पे कोई ऑनिंग नहीं करता था, ऑनर नहीं रहता था जमीन का, यानी गुलाम वहां पे बेगारी करते थे, गुलाम वहां पे खेती करते थे। ये चीजें वहां पे, ये थे एरिस्टोक्रेट और ये थे पुअर पेजेंट्री। लेकिन वक्त बदलता है, हम लोगों ने कहा ना कि समाज में एक नया वर्ग पैदा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिडिल क्लास। क्या बोलते हैं? मिडिल क्लास। जो कि वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप, द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड मीन द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड इमरजेंस ऑफ कमर्शियल क्लास whose existence was based on the production for the market, जिसका एग्जिस्टेंस ही प्रोडक्शन फॉर द मार्केट के लिए हुआ करता था। मतलब वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की बात करें तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या शुरू होता है, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होने की वजह से टाउन्स का ग्रोथ होता है, और टाउन्स का जब ग्रोथ होता है तो इमरजेंस ऑफ कमर्शियल क्लास, एक व्यावसायिक वर्ग पैदा होता है यूरोपियन समाज में, सेंट्रल और वेस्टर्न यूरोप में। अब ये जो वर्क था, कमर्शियल क्लास था, इसका काम ही किस पे आधारित था? इसका जीवन ही किस पे आधारित था? प्रोडक्शन फॉर द मार्केट। मार्केट के लिए प्रोडक्शन करना है, मार्केट के लिए क्या करना है? प्रोडक्शन करना है। यानी कि अब इसी की वजह से आपका ये मिडिल क्लास पैदा होता है, क्योंकि ये कुछ काम करते हैं तो कुछ पैसा मिलता है, कुछ पैसा मिलता है तो उनका दिमाग खुलता है तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन किस पे करते हैं? डेस्पोटिज्म पे, ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज पे, प्रिविलेजेस बेस्ड बाय बर्थ पे, क्योंकि अब ये शिक्षित हो चुके हैं, इनकी पीढ़ियां क्या हो चुकी हैं? शिक्षित हो चुकी हैं। तो ये वर्किंग क्लास पॉपुलेशन में आपके इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल, ये सभी आया करते थे और इनकी संख्या क्या थी? बहुत ज्यादा थी। तो सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप की बात करें तो जो अब ये मिडिल क्लास बने, शुरुआत में इनकी भी संख्या क्या थी? कम थी। लेकिन ये आए किस में से? पुअर पेजेंट्री में से आए, गरीब वर्ग में से ही ये पैदा हुआ, जो कि मेजोरिटी हुआ करता था, उसी में से ये आपके वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, जिसको हम लोग न्यू मिडिल क्लास बोलते हैं, ये इमर्ज होता है। शुरुआत में इनकी संख्या क्या होती है? बहुत ही कम होती है। और जब ये शिक्षित होते हैं तो लिबरल मिडिल क्लास, दैट आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एवोल्यूशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस एंड गेन प्रॉपर्टीज, यानी कि बात करते हैं नेशनल यूनिटी की, ऑटोक्रेटिक या एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस को खत्म करने की बात करते हैं। तो ये कौन है? न्यू मिडिल क्लास। कौन है? न्यू मिडिल क्लास। तो हमने देखा समाज में
एरिस्टोक्रेट थे, पुअर पेजेंट्री थी। वक्त बदलता है, एक नया वर्ग पैदा होता है, यानी कि एरिस्टोक्रेट और पुअर पेजेंट्री इनके बीच में एक वर्ग पैदा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिडिल क्लास। क्या बोलते हैं? मिडिल क्लास। क्या बोलते हैं? मिडिल क्लास। तो ये मिडिल क्लास की जो आइडियोलॉजी है, ये जिस तरीके से इसका थिंकिंग प्रोसेस है, वो कहलाता है लिबरलिज्म। क्या कहलाता है? लिबरलिज्म, या फिर लिबरल नेशनलिज्म। क्या कहलाता है? लिबरल नेशनलिज्म। तो इनका क्या स्टैंड है, ये कैसे सोचते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसको देखते हैं। तो अगली हेडिंग जब आप बुक को ओपन करते हैं तो लिखा रहता है कि व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, कि उनका स्टैंड क्या है, उसको हम लोग देखते हैं। Idea of national unity, early 19th century, यूरोप were closely allied to the ideology of liberalism. The term liberalism की अगर बात करें तो ये एक लैटिन वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है लिबर। लिबर का मतलब क्या होता है? फ्री। ये सारी चीजें आप जान लीजिए। ये क्या कहते थे, क्या सोचते थे? तो इनकी थिंकिंग प्रोसेस थी कि द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, यानी हर व्यक्ति क्या हो? स्वतंत्र हो। फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल की बात करते थे, एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, और कानून के लिए, यानी सबके लिए कानून क्या हो? समान हो, या कानून के समझ सभी लोग क्या हो? समान हो। यानी कि ये जो लिबरल नेशनलिज्म वाले व्यक्ति थे, यानी जो मिडिल क्लास थी, या मिडिल क्लास की जो आइडियोलॉजी थी, वो ये थी फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल के लिए। इसके लिए कि हर व्यक्ति स्वतंत्र हो, और साथ ही साथ इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, कानून के लिए सभी लोग क्या हो? समान हो, सबके लिए कानून क्या हो? सेम हो। बात करें तो ये कैसे क्या सोचते थे, क्या काम कर किए इन्होंने, क्या काम किया, इसको हम लोग जानते हैं। बात करें तो ये इनकी जो लिबरलिज्म की जो आइडियोलॉजी है उसको हम लोग जानते हैं दो स्फेयर में। कितने स्फेयर में? दो स्फेयर में। कि ये पॉलिटिकल स्फेयर में कैसे सोचते थे और इकोनॉमिकल स्फेयर में कैसे सोचते थे। कौन? मिडिल क्लास। मिडिल क्लास की आइडियोलॉजी लिबरलिज्म। लिबरलिज्म मतलब लिबरल नेशनलिज्म। लिबरल मतलब फ्री, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। ये चीजें आप ट्रिगर करिए, क्योंकि इन पॉइंट्स को जब आप कीवर्ड्स को रखेंगे तो जब ये कीवर्ड्स आपको एग्जामिनेशन टाइम में, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन टाइम आपको अगर ट्रिगर करेगा तो आप तुरंत आंसर राइटिंग को शानदार कर लेंगे। यानी कि हम जो लिबरलिज्म है, जो मिडिल क्लास की जो आइडियोलॉजी है, उसको दो स्फीयर में देखेंगे। पहला किस स्फीयर में? पॉलिटिकल स्फीयर में, और दूसरा कौन सा है? इकोनॉमिकल स्फीयर में। यानी इकोनॉमिक स्फीयर में कैसे सोचते थे और पॉलिटिकल स्फीयर में कैसे सोचते थे। पॉलिटिकल स्फीयर की बात करें तो ये बात करते थे गवर्नमेंट जो बने, मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ना हो, बल्कि गवर्नमेंट बाय कंसेंट हो। गवर्नमेंट क्या हो? बाय कंसेंट हो। जनता के लिए अगर शासन करना, जनता के ऊपर अगर शासन करना है तो जनता की अनुमति होनी चाहिए अगर किसी को भी रूलर बनना है तो गवर्नमेंट बाय कंसेंट हो, और वो जो गवर्नमेंट बने थ्रू पार्लियामेंट काम करे, थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन काम करे, और वो जनता के आदेशों से, जनता की अनुमति से ही बने। यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, ये कहते थे कौन? लिबरल लोग। कौन कहते थे? लिबरल लोग। यानी पॉलिटिकल स्फीयर में उनकी ये सोच थी कि गवर्नमेंट बाय कंसेंट बने, गवर्नमेंट बाय कंसेंट बने। साथ ही साथ Since the French Revolution, liberalism had stood for the end of autocracy, clerical privileges, constitution and representative government through the parliament. ये चीजें कहते थे कि क्या हो? ऑटोक्रेसी का अंत हो, जो क्लरिकल प्रिविलेजेस है, जो क्लर्जी नोबिलिटी हम लोग सुनते हैं, ये क्या हो? खत्म हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो, और वो गवर्नमेंट कैसे चले? थ्रू पार्लियामेंट चले। ये चीजें ये पॉलिटिकल स्फीयर में सोचते हैं। साथ ही साथ बात करें तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए इनका इनवॉल्युबिलिटी देखने को मिलती थी। और यहीं पे अगर लिबरल लोगों की ही बात कर दी जाए तो ये भले ही इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ की बात करते थे, लेकिन ये खुद आपस में अंदर की अगर बात किया जाए तो ये यूनिवर्सल सफरेज की बात नहीं करते थे। वहीं पे बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर द यूनिवर्सल सफरेज, यानी यूनिवर्सल सफरेज की बात नहीं। देखिए अधिकार की बात कर रहे हैं, लेकिन अधिकार में भी चूंकि ये कॉमर्शियल क्लास था, सिर्फ कॉमर्शियल क्लास के अधिकारों की ही बात कर रहा है। मतलब नॉन प्रॉपर्टी मेन और साथ ही साथ वुमेन, इनके अधिकारों की बात नहीं करते थे, इनके लिए इक्वलिटी की बात नहीं करते थे। ये चीज थोड़ा सा आपको एक पॉइंट इसमें और भी रखना होगा। वहीं पे इकोनॉमिक स्फीयर की बात करें तो इकोनॉमिक स्फीयर में जो लिबरलिज्म का मतलब है वो फ्रीडम ऑफ मार्केट है। क्या है? फ्रीडम ऑफ मार्केट। मार्केट पे किसी प्रकार का गवर्नमेंट का, मोनार्की का, व्यवस्था का इंपोजिशन ना हो, कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना हो। इकोनॉमिक स्फीयर की बात करें तो फ्रीडम ऑफ मार्केट की बात करते थे, और साथ ही साथ एबोलिशन ऑफ स्टेट इंपोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, यानी गुड्स और कैपिटल के मूवमेंट पे, वस्तु और पूंजी की जो है मूवमेंट पे किसी प्रकार के स्टेट यानी कि सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा किसी प्रकार से रिस्ट्रिक्शन इंपोज न हो, और मार्केट क्या हो? स्वतंत्र हो। ये इकोनॉमिक स्फीयर में कौन सोचते थे? लिबरल आइडियोलॉजी वाले व्यक्ति, यानी कि मिडिल क्लास, न्यू मिडिल क्लास जो कि इमर्ज हुआ था आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन।
ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज ए स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लास। ये सारी चीजें देखने को मिलती है। Let us take the example of German speaking region. The first half of the 19th century, Napoleon administrative measures has created out of countless small principalities of confederation of 39 states। मतलब देखिए, पॉलिटिकल स्फीयर में लिबरलिज्म क्या सोचते थे, गवर्नमेंट बाय कंसेंट बने। इकोनॉमिक स्फीयर में कैसे सोचते थे कि मार्केट क्या हो, स्वतंत्र हो, और साथ ही साथ मार्केट पे किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट के द्वारा रिस्ट्रिक्शन इंपोज ना हो, यानी मार्केट पूरी तरीके से क्या हो, स्वतंत्र हो, क्योंकि मार्केट के लिए प्रोडक्शन करना ही इनका प्रमुख काम था। किसका? न्यू मिडिल क्लास का। किसका? न्यू मिडिल क्लास का। ये हमने देख लिया। तो ये जर्मन कॉन्फेडरेशन 39 स्टेट वाला जो टॉपिक था वो हमने डिटेल में डिस्कशन किया है अपने लेक्चर्स में, जिसको आप देख सकते हैं। और ये ऐसा क्यों कहते थे, इसके पीछे वजह थी क्योंकि हम जानते हैं कि पहले के समय में यूरोपियन सोसाइटी की बात करें, इकोनॉमिक लिबरलिज्म की अगर बात करें तो ऐसा इसलिए था क्योंकि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ थी कि एक व्यक्ति को अगर व्यापार करना, क्या करना है, एक व्यक्ति को अगर व्यापार करना है तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में उसको मूवमेंट करना पड़ेगा। बट मूवमेंट का सिस्टम उस वक्त कुछ इस तरीके से हुआ करता था कि जैसे एक व्यक्ति को अगर एक स्थान कोई है, जैसे न्यूरमबर्ग, क्या है, न्यूरमबर्ग, और यहाँ पे कोई एक स्थान है हैम्बर्ग, क्या है, हैम्बर्ग। तो एक व्यक्ति को अगर न्यूरमबर्ग से हैम्बर्ग तक जाके व्यापार करना है तो उसको 11 कस्टम बैरियर्स का सामना करना पड़ता था, यानी कि 11 टेरिटरी को क्रॉस करते हुए उसको क्या करना पड़ता था, वहां पे जाना पड़ता था। अब जब एक व्यक्ति इतने बैरियर को क्रॉस करता है तो हर बैरियर पे उसको 5% का कस्टम ड्यूटी देना पड़ता। कितना देना पड़ता था? 5% का कस्टम ड्यूटी देना पड़ता था, यानी कि हर एक टैरिफ बैरियर उसके लिए कहीं ना कहीं उसके व्यापार में बाधा का काम करता था। तो वो सोचते थे कि अगर ऐसा हो जाए कि ये पूरा एक इकोनॉमिक यूनिफाइड टेरिटरी बन जाए, जिससे कि हमारा जो मूवमेंट्स ऑफ कैपिटल्स एंड गुड है ना, आराम से स्मूथली हम लोग जो है मूव करें और व्यापार कर लें और इतने सारे रिस्ट्रिक्शन ना हो। जैसे एक व्यक्ति को अगर एक स्थान दूसरे स्थान व्यापार करना है तो उस व्यक्ति को तमाम प्रकार के लैंग्वेज का, तमाम प्रकार के करेंसीज का, तमाम प्रकार के टैक्सेस का सामना करना पड़ता था। वही अगर ऐसा हो जाए, न्यूरमबर्ग और हैम्बर्ग जैसे कोई स्थान है या फिर कोई भी एग्जांपल आप ले लीजिए, तो अब ये व्यक्ति यहाँ से अगर यहाँ तक फ्री एंड फ्लो ऑफ मार्केट हो जाए तो ये व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक जाके आराम से व्यापार कर सकता है, यहाँ से यहाँ तक कर सकता है, यहाँ से यहाँ तक कर सकता है, यहाँ से यहाँ, ये भी व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक व्यापार कर सकता है, फ्री फ्लो ऑफ मार्केट हो जाएगा। ऐसी व्यवस्थाएं वो चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने कस्टम यूनियन बनाया। क्या बनाया? कस्टम यूनियन, जिसको ज़ोलेवरिन बोला गया। इसको अभी हम लोग देखते हैं। तो उस वक्त एक एग्जांपल दे रहा है कि जर्मन स्पीकिंग, क्या बोलते हैं, जर्मन स्पीकिंग रीजन की बात करें तो आपका लगभग 5% वाला टॉपिक हमने देख लिया कि लगभग 1833 की बात करें तो एक व्यक्ति को अगर न्यूरमबर्ग से है या फिर हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग तक अपने सामान को बेचना है तो उसको 11 कस्टम बैरियर, 11 कस्टम बैरियर का सामना करना पड़ता था, और उस हर कस्टम बैरियर पे उसको 5% देना पड़ता था। क्या? कस्टम ड्यूटी। क्या देना पड़ता था? 5% कस्टम ड्यूटी उसको देना पड़ता था। तो इससे कहीं ना कहीं दिक्कत होती थी। साथ ही साथ वेट एंड मेजरमेंट का सिस्टम सबका हर टेरिटरी का अलग अलग हुआ करता था। जैसे एल आपका एल, आप जो भी पढ़ लिए इसको LE, यानी कि ये एक मेजरमेंट यूनिट है, कपड़े को नापने की एक इकाई है LA। जैसे कि एक स्थान कोई है, अगर कोई व्यक्ति वहाँ पे एक रीजन, जैसे मान लीजिए कोई है फ्रैंकफर्ट में, अगर LA, आप एक LA को नापते हैं, एक LA कपड़े को नापते हैं तो आप उसकी लंबाई कितनी 54.7 सेंटीमीटर होती है। वहीं पे उसी कपड़े को आप मेंस में नापते हैं तो उसकी लंबाई कितनी होती है 55.1 सेंटीमीटर। वहीं पे उसी कपड़े को आप न्यूरमबर्ग में नापते हैं तो वो होता है 65.6 सेंटीमीटर। वहीं पे फ्रीबर्ग में आप नापते हैं तो 53.5 सेंटीमीटर। देखिए कपड़ा क्या है, एक LA ही है। क्या है? एक LA है, लेकिन अलग अलग जगह पे वेट एंड मेजरमेंट के सिस्टम सबके क्या होते थे, अलग होते थे, जिसकी वजह से उसी एक कपड़े की कहीं कोई और नाप रहा है, कहीं कोई और नाप रहा है, कहीं कोई और नाप रहा है, कहीं कोई कुछ कितना और नाप रहा है। तो ये कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशंस को और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज को दिखा रहा है। तो काश अगर ऐसा होता कि इन सब वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम को एक कर दिया जाए तो उससे कहीं ना कहीं हमारा जो मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड कैपिटल है बहुत शानदार हो जाए। तो ये चीज़ें हमें इकोनॉमिक स्फीयर में देखने को मिलती है, जिसके अंतर्गत आप जानते हैं कि इस कंडीशन को डील करने के लिए भी जो कॉमर्शियल क्लास था एक इनिशिएट लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ज़ोलेवरिन। क्या बोलते हैं? ज़ोलेवरिन बोलते हैं। ज़ोलेवरिन क्या है तो आपको याद रखना होगा, ज़ोलेवरिन एक कस्टम यूनियन है। क्या है? एक कस्टम यूनियन है। कस्टम यूनियन है यानी कि ट्रेडर्स के द्वारा बनाया गया खुद का एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरीज है। यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरीज है जिस टेरिटरीज में अब हर
लगभग आपकी क्या बात कर दिया कि नंबर ऑफ करेंसी फ्रॉम 30 टू 2, यानी अगर इस क्षेत्र को ज़ोवेरिन बना दिया गया तो इसमें जितने भी टेरिटरीज अलग अलग आती हैं उन सबको रिड्यूस कर दिया गया, और इस पूरे क्षेत्र में अगर किसी व्यक्ति को व्यापार करना है तो बिल्कुल फ्री फ्लो ऑफ मार्केट कर सकता है, मार्केटिंग कर सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकता है। वहीं पे पहले हर क्षेत्र से बदलने पे, दूसरे क्षेत्र में जाने पे उसका टैक्स देना पड़ता था, यहाँ से फिर यहाँ पे टैक्स देना पड़ता था, यहाँ पे मेजरमेंट सिस्टम अलग था, यहाँ पे वेट मेजरमेंट सिस्टम अलग था, इससे भी दिक्कत होती थी। तो एक जब ज़ोवेरिन बना दिया गया तो उस ज़ोवेरिन के अंतर्गत जितने भी टेरिटरी को डिक्लेयर किया गया है उन सभी टेरिटरीज के वेट मेजरमेंट सिस्टम क्या हो गए, एक हो गए। उन सभी क्षेत्र के करेंसीज क्या हो गए, एक हो गई, जिससे व्यापारियों को व्यापार करने में काफ़ी हद तक क्या मिलती है, मदद मिलती है। तो ये चीजें हमने देखा। इससे कहीं ना कहीं हार्नेसिंग ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट और नेशनल यूनिफिकेशन की आइडियोलॉजी लोगों के अंदर क्या होती है, डेवलप होती है, और ये कहीं ना कहीं वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथन एंड वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट ग्रोइंग एट द टाइम, जिसकी वजह से कहीं कहीं नेशनलिस्ट सेंटिमेंट ग्रो होता है। क्या होता है, ग्रो होता है। तो ये टॉपिक हमने देख लिया। अगले पॉइंट्स की बात करें, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म में ही अगले एस्पेक्ट की बात करें तो वो है अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, यानी कि एक नया कंजर्वेटिज्म 1815 के बाद। ये तो हमने कहानी पढ़ लिया। अब ये ऐसा हुआ, फ्रांस क्या हुआ, आज़ाद हुआ। फ्रांस के आज़ादी का प्रभाव पूरे यूरोप में पड़ा, और यूरोप में हेडिंग हम पढ़ रहे हैं द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब उसमें हमने पढ़ा एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, मिडिल क्लास की आइडियोलॉजी, लिबरलिज्म में पॉलिटिकल स्फीयर, इकोनॉमिक स्फीयर। अब हम देख रहे हैं अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, यानी कि कहानी में हमारा मोड़ क्या कि यहाँ पे राजाशाही व्यवस्था थी 1789 में यानी 1789 में। वो राजा की पूरी व्यवस्था ट्रांसफर होती है बॉडी ऑफ सिटीजन्स में, जिसमें कि जैकोबिन क्लब्स यानी मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर पावर में आते हैं, ये हटते हैं। इसके बाद डायरेक्टरी आती है, ये डायरेक्टरी 5 मेंबर्स की रहती है। इसमें अनस्टेबिलिटी का फायदा उठा के नेपोलियन बोनापार्ट आते हैं। कौन आते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट 1799 में आपके जो है पावर में आते हैं, और वहीं पे 1804 में खुद को फ्रांस का एम्परर डिक्लेयर करते हैं और अपना सिविल कोड लॉन्च करते हैं, जिसको हम लोग नेपोलियनिक कोड भी बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। नेपोलियनिक कोड बोलते हैं। उस नेपोलियनिक कोड को में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें की गई, मेजर्स को अडॉप्ट किया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को शानदार किया गया, जिससे पूरी यूरोप में इनका वेलकम हुआ। और ये फ्रेंच आर्मी को लीड कर रहे थे, इसलिए फ्रेंच आर्मी पूरे यूरोप में घूम घूम के नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी और दूसरों को नेशन स्टेट बनाने में मदद करना शुरू कर दिए, जिससे लोगों ने इनका वेलकम किया एज अ हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी के रूप में इनका क्या किया, वेलकम किया। बट soon this enthusiasm turn into hostility। ये जल्द ही जो इंथुजियाज्म है हॉस्टिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है, और जिसकी जो वजह थी वो थी फोर्स कंस्क्रिप्शन, सेना में जबरदस्ती भर्ती करना, इंक्रीज टैक्सेशन, टैक्स को बढ़ा देना, साथ ही साथ लोगों की पॉलिटिकल फ्रीडम हैंड टू हैंड लेना। ये सारे कारण थे जिसकी वजह से लोगों ने नेपोलियन का क्या किया, विरोध किया। बट नेपोलियन 1804 में आपकी पावर में आ चुके हैं, पूरी व्यवस्था पूरी यूरोप में कन्क्वायर करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन वक्त बदलता है और फिर से 1815 यानी 1815 तक आते आते यानी 11 साल के मात्र शासनकाल के बाद कंजर्वेटिव रेजिम यानी कि प्रैब कंट्री, कौन बोलते हैं, प्रैब कंट्री, प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, ये प्रैब कंट्री मिलके 4 ग्रेट पावर्स मिलके नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में यानी बैटल ऑफ वाटरलू यानी वाटरलू के युद्ध में उनको क्या करते हैं, हरा देते हैं। नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में हरा देते हैं 1815 में। और इसके बाद वो मीटिंग करते हैं वियना में, और वियना एक जगह है जहां ऑस्ट्रिया में पड़ती है। कहां पड़ती है, ऑस्ट्रिया में। और इस मीटिंग को होस्ट करते हैं ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक। कौन होल्ड करते हैं, कौन लीड करते हैं, ड्यूक मैटरनिक, जो कि ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। ये देखिए पूरी कहानी का हमारा कंसोलिडेशन है। मोनार्की थी, फ्रेंच सिटीजन में पावर शिफ्ट हुई, डायरेक्टरी आई, नेपोलियन आए, नेपोलियन के बाद फिर से मोनार्की आ गई। क्यों, क्योंकि नेपोलियन हार चुके थे बैटल ऑफ वाटरलू में, जो कि हुआ था आपका प्रैब कंट्री और नेपोलियन के बीच में। प्रैब कंट्री मतलब प्रशिया, रसिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, इनके बीच में युद्ध हुआ था, जिसकी बाद फिर से मोनार्की फ्रांस में क्या हो चुकी है, स्टेब्लिश हो चुकी है। और जब फ्रांस में स्टेब्लिश हो चुकी है तो अब इसके बारे में कहानी को हम लोग देखना शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि यूरोप में 1815 के बाद
स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म फिर से स्टेब्लिश हो जाता है। स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या, स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या हो जाता है, फिर से स्टेब्लिश हो जाता है और कंजर्वेटिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो इमर्ज हो जाती है। अब ये कंजर्वेटिज्म क्या है ये आपको पता होना चाहिए। समाज के ऐसे लोग, ऐसा वर्ग जो ये चाहता हो कि देयर आर नो चेंजेस शुड बी टेक प्लेस, यानी कोई भी समाज में परिवर्तन नहीं होना चाहिए जो समाज आपका पहले था। मतलब पहले कैसी व्यवस्था, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि मोनार्की, चर्च, फैमिली, सोसाइटी, ये जो भी पहले व्यवस्था स्टेब्लिश हो चुकी है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, जैसी है वैसी रहनी चाहिए। यानी कि आपका ये कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी में ये माना जाता है, ये विश्वास किया जाता है कि जो भी स्टेब्लिश्ड स्थापित हैं क्या, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी, यानी स्टेट और सोसाइटी में जो भी पारंपरिक रूप से जो संस्थाएं स्टेब्लिश हैं, पारंपरिक रूप से जो संस्थाएं स्टेब्लिश हैं, और वो संस्थाएं जैसे कौन कौन सी, चर्च, मोनार्की, सोशल हायरार्की, प्रॉपर्टी, फैमिली, ये सभी शुड बी प्रिजर्व, इन सबको प्रिजर्व करना चाहिए, इनको हटाना नहीं चाहिए। ये आइडियोलॉजी है कंजर्वेटिज्म की। अब ये कंजर्वेटिव चूंकि दोबारा फिर से पावर में आ चुके हैं, बट अब की बार इस हेडिंग का नाम क्या है, अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। 1789 की पहले जो व्यवस्था थी वो भी तो कंजर्वेटिव व्यवस्था थी। 1815 के बाद, 1815 के बाद भी जो व्यवस्था स्टेब्लिश हो रही है वो भी क्या है, कंजर्वेटिव, वो भी क्या है, कंजर्वेटिव। ये रेवोल्यूशन हुआ, ये रेवोल्यूशन के बाद हुआ, और ये रेवोल्यूशन के पहले यानी प्री रेवोल्यूशनरीज डेज, यानी कि अब पहले भी कंजर्वेटिव थे, अभी फिर वर्तमान में कंजर्वेटिव आ चुके हैं 1815 के बाद यूरोपियन सोसाइटी में, फ्रांस में। तो अब जो कंजर्वेटिव आए उन्होंने क्या बोला कि अब हम चाहते हैं थोड़ा सा इस बात को वो रियलाइज करने लगे कि हम फिर से प्री रेवोल्यूशनरीज डे में हम नहीं जाना चाहते हैं, कि जो पहले क्रांति की पहले वाला जो कंजर्वेटिव तो होगा, कंजर्वेटिव व्यवस्था स्टेब्लिश तो होगी, बट वो कंजर्वेटिव नहीं चाहते हैं जो पहले क्रांति के पहले था, यानी जो परिवर्तन हो चुके हैं और जो परिवर्तन अच्छे हैं, मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के लिए बेनिफिशियरी हैं, उन सभी मेजर्स के साथ हम लोग जो है कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी को स्टेब्लिश करेंगे। ये नहीं कि हम जो पुरानी तरीके से जो कंजर्वेटिव थी हम फिर से उसी कर देंगे, नहीं, हम जो मॉडर्नाइजेशन हुआ है, जो आधुनिकीकरण हुआ है उसके साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। यानी कि Most conservative, however, did not propose a return of the society of pre-revolutionary days. उन्होंने कहा कि जो मॉडर्नाइजेशन हुआ है, जो नेपोलियन ने मॉडर्नाइजेशन किया है, वो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन या मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को क्या करेगा, स्ट्रेंथन करेगा। वो कहीं ना कहीं मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को ही तो मजबूत करेगा, जैसे कि क्या क्या, अ मॉडर्न आर्मी, इफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, डायनेमिक इकोनॉमी, एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म, सॉफ्टडॉम, ये कहीं ना कहीं ऑटोक्रेटिक मोनार्की को ही क्या करेंगे, मजबूत करेंगे। इसलिए हम इनको साथ लेके चलेंगे, क्या चलेंगे, ये इन सब चीज़ों को हम लोग साथ लेके चलेंगे। लेकिन उन्होंने इसको एडोप्ट कर लिया, लेकिन कुछ काम भी किए, कुछ काम किए, और कुछ काम जो काम करने के लिए उनकी बैठक हुई, उस बैठक को बोला गया ट्रीटी ऑफ वियना। क्या बोला गया, वियना की संधि, ट्रीटी ऑफ वियना, जो कि होती है 1815 में। कब होती है, 1815 में। और ये वियना नाम की जगह ऑस्ट्रिया में रहती है, और ऑस्ट्रिया का चांसलर उस वक्त ड्यूक मैटरनिक था, और मैटरनिक चूंकि इस मीटिंग को होस्ट कर रहा था, प्रेसिडेंट, एक प्रकार समझिए प्रेसिडेंट की तरह उसको लीड कर रहा था, होस्ट कर रहा था। और वही कहा भी था, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, जब फ्रांस सीखता है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है। हम जानते हैं नेपोलियन हार चुके हैं, नेपोलियन क्या हो चुके हैं, 1815 में वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन हार चुके हैं। और नेपोलियन जब हार चुके हैं तो अब एक बार फिर से कंजर्वेटिव व्यवस्था क्या हो चुकी है, स्टेब्लिश हो चुकी है। तो उसी कंजर्वेटिव व्यवस्था को स्टेब्लिश करने के लिए जो यूरोपियन पावर थी, जैसे ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया, इन्होंने साथ मिलकर नेपोलियन को हराया था। वो मीट एट वियना, वियना में मीटिंग करते हैं, वियना में मिलते हैं और सेटलमेंट फॉर यूरोप करना चाहते हैं, यानी कि अब आगे कैसे होगा, इन सब चीज़ों को करने के लिए बैठते हैं। और इस कांग्रेस को होस्ट करते हैं ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक, और यहाँ पे ट्रीटी ऑफ वियना होती है। और ट्रीटी ऑफ वियना का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था, ये क्वेश्चन भी पूछता है अक्सर करके, ट्रीटी ऑफ वियना में क्या क्या मेजर्स को अडॉप्ट किया गया था बाय द प्राइब कंट्री। तो ट्रीटी ऑफ वियना में ये चीज़ें करने के लिए, मतलब ये जो प्राइब कंट्री ने मिलकर नेपोलियन को हराया था, ये वियना में बैठते हैं और वहाँ पे ट्रीटी ऑफ वियना करते हैं। और ट्रीटी ऑफ वियना करने के बाद उन्होंने ये किया कि जितने भी परिवर्तन नेपोलियन ने किए हैं उनको फिर से अंडो कर देना। क्या कर देना, अंडो कर देना, यानी पूर्ववत व्यवस्था कर देना।
लेकिन जो उसने अच्छे काम किए, जो उनके ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन को मजबूत करते हैं, उसको वो साथ लेके चलेंगे। लेकिन ऐसी सभी चीजें जो उनके खिलाफ हैं उनको वो फिर से अंडो कर देंगे। जैसे कि बात करेंगे ट्रीटी ऑफ वियना की, तो ट्रीटी ऑफ वियना के अंतर्गत ये उनका जो मेन ऑब्जेक्ट था वो था अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर। तो इसमें सबसे पहले क्या किया गया कि बर्बन डायनेस्टी को, आपसे ट्रीटी ऑफ वियना के प्रोविजंस को पूछता है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बर्बन डायनेस्टी को डिपोज कर दिया गया था नेपोलियन के द्वारा, उसको फिर से क्या कर दिया गया, रिस्टोर कर दिया। क्या कर दिया गया, रिस्टोर टू पावर। बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया गया पावर में। और फ्रांस ने जिन जिन टेरिटरी को नेपोलियन के शासनकाल में कब्जा कर लिया था, जीत लिया था, एनेक्स कर लिया था, उसको फ्रांस फिर से क्या कर देता है, खो देता है। साथ ही साथ फ्रांस भविष्य में फिर से कभी एक्सपेंशन न कर पाए। ये फ्रांस है तो उसके स्टेट्स पे, उसके बाउंड्री पे तमाम स्टेट्स को एस्टेब्लिश कर दिया गया, जिस ऐसा स्टेट्स को एस्टेब्लिश कर दिया गया क्योंकि ये भविष्य में एक्सपेंशन इन फ्यूचर, भविष्य में फिर से ये एक्सपेंशन न कर पाए, फिर न बढ़ पाए। यानी कि नेपोलियन ने जितने परिवर्तन किए थे उनको अंडो कर दिया गया, बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया गया, फ्रांस ने उन सभी टेरिटरी को खो दिया जिन सभी टेरिटरी को नेपोलियन के समय उसने कब्जा किया था, और साथ ही साथ अ सीरीज ऑफ स्टेट को क्या कर दिया गया, सेटअप कर दिया गया। किसमें, बाउंड्री ऑफ द फ्रांस में। क्यों, क्योंकि प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर, कि फ्रांस फिर भविष्य में एक्सपेंशन न कर पाए। इस चीज के लिए फ्रांस की सीमा पे तमाम स्टेट्स को क्या कर दिया गया, स्टेब्लिश कर दिया गया। ये चीजें हमने देख लिया। अब फ्रांस में क्या हो चुका है कि आपका कंजर्वेटिज्म आइडियोलॉजी आ चुकी है। फ्रांस में कंजर्वेटिज्म आइडियोलॉजी क्या हो चुकी है, आ चुकी है। और कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी आ चुकी है तो 1815 में जितने भी रिवोल्यूशनरीज थे, जितने भी लोग थे, वो सभी अंडरग्राउंड हो जाते हैं। क्या होते हैं, अंडरग्राउंड। क्या हो जाते हैं, अंडरग्राउंड। क्योंकि उनको डर रहता है कि अब जो कंजर्वेटिव रिजीम आएंगे वो उनको रिप्रेस करेंगे। क्या करेंगे, रिप्रेस करेंगे। वो चीजें हमें देखने को मिलती भी हैं। अच्छा, फ्रांस के सभी पार्ट्स को, सभी लोग जितने भी प्राइवेट कंट्री थी और भी जितनी भी कंजर्वेटिव रिजीम थी, उन सभी को जहां जहां नेपोलियन ने कब्जा किया था उन सबको आपस में क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। वो चीजें आप यहां से देख सकते हैं। इसके बाद अब हम जानते हैं कि कंजर्वेटिव रिजीम जो है, ऑटोक्रेटिक व्यवस्था 1815 में क्या हो चुकी है, आ चुकी है। अब कोई भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेगा कंजर्वेटिव रिजीम को तो उसको बर्दाश्त करेंगे, इसके लिए वो सेंसरशिप लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सेंसरशिप लगाएंगे। और जितने भी आइडिया ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम जैसी बातों को दबाने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि फ्रांस ने आज़ादी का स्वाद क्या कर लिया है, चख लिया है। अब ये कंजर्वेटिव रिजीम भले आ चुका है, लेकिन जो लोग फ्रांस को एक बार आज़ाद करा चुके हैं उनके अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग एक बार डेवलप हो चुकी है, राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो चुकी है। तो वो अब मानेंगे नहीं, इसके लिए वो अंदर ही अंदर अपने आप को इंस्पायर करते रहते हैं, अपने आप को फ्रेंच रेवोल्यूशन की कहानियों को जिंदा रखते हैं कि नहीं, हम एक बार फिर से देश को क्या करेंगे, आजाद करेंगे। बट फ्रांस में ये चीजें आ चुकी हैं, और जब ये कंजर्वेटिव रिजीम आ चुका है तो अब एक नया आइडियोलॉजी, एक नई चीज जिसको हम लोग बोलते हैं द रेवोल्यूशनरीज, वो सभी हम लोग जानते हैं जिन्होंने आजाद कराया था फ्रांस को, वो अंडरग्राउंड हो जाए। बिकॉज ऑफ क्यों, किसकी डर से, रिप्रेशन की डर से वो सभी अंडरग्राउंड हो जाते हैं। नेपोलियन हारता है, फ्रांस गुलाम बनता है किसका, कंजर्वेटिव का। फिर से मोनार्की आ जाती है, बर्बन डायनेस्टी रिस्टोर, कंजर्वेटिव स्टेब्लिश। वहीं पे जो आम जनता थी, जो लिबरल थे, जो मिडिल क्लास थे, वो सभी अंडरग्राउंड हो जाते हैं क्योंकि उनको डर रहता है रिप्रेशन का। बट वो सभी फ्रेंच रेवोल्यूशन की आइडियोलॉजी को अपने अंदर जिंदा रखते हैं और प्लान बनाते हैं कि हम एक बार फिर से आज़ादी की इस व्यवस्था को लाएंगे, जिसके लिए वो सीक्रेट सोसाइटी क्या करते हैं, सीक्रेट सोसाइटी बनाना शुरू कर देते हैं, गुप्त सभाएं बनाते हैं, गुप्त समाज बनाते हैं, जिसके माध्यम से लोगों को ट्रेन करते हैं, राष्ट्रवादी की आइडियोलॉजी, राष्ट्रवादी विचारधाराओं को जिंदा रखते हैं, उनके अंदर पैदा करते हैं, नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी को फैलाते हैं अंदर छुप छुप के। तो ये सभी काम क्या थे, सीक्रेट सोसाइटी के, जिसमें कि रेवोल्यूशनरीज में सबसे प्रमुख जो नाम आप देखते हैं गुज़ेपे मैज़िनी का, ग्यूसेपे मैज़िनी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ग्यूसेपे मैज़िनी के बारे में थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा। ये एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे। क्या थे, इटालियन रेवोल्यूशनरी थे। ये पैदा कहाँ होते हैं, जेनोवा में। कहाँ पैदा होते हैं, जेनोवा में। 1805 में वो सीक्रेट सोसाइटी के क्या बने थे, कार्बोनरी में मेंबर बने थे। 24 साल की उम्र में उनको एग्जाइल कर दिया गया था क्योंकि 1831 में वो लिगुरिया में एक क्रांति में हिस्सा ले लिए थे। इसके बाद उन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाई। पहला क्या नाम था, यंग इटली, और दूसरा क्या था, यंग यूरोप। यंग इटली कहाँ बनाया था, मार्सेलिस में, और यंग यूरोप कहाँ बनाया था, बर्न में। ये चीज़ें थी गुज़ेपे मैज़िनी के बारे में। गुज़ेपे मैज़िनी के बारे में
ये कहा जाता है कि उनका विश्वास था, उनका जो थिंकिंग प्रोसेस थी कि गॉड हैड इंटेंडेड द नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड, कि वो ये कहते थे कि गॉड खुद चाहते हैं, गॉड खुद कहते हैं, भगवान खुद कहते हैं, भगवान का खुद इरादा था या भगवान खुद सोचते हैं क्या कि नेशन इज द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड, यानी राष्ट्र जो होते हैं मानवता की प्राकृतिक इकाई होते हैं। राष्ट्र क्या होते हैं? मानवता की प्राकृतिक इकाई होते हैं, यानी मानवता हमेशा राष्ट्र में ही एग्जिस्ट। ये मोनार्किक सिस्टम, ये एम्परर, ये राजशाही व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, राष्ट्र व्यवस्था, नेशन स्टेट होनी चाहिए। ये बुझपी मेजनी की थिंकिंग प्रोसेस थी, क्योंकि उस वक्त हर व्यवस्था, हर किंगडम, चाहे इटली की ही बात कर दें तो पैचवर्क्स में डिवाइडेड था। क्या था? पैचवर्क्स में डिवाइडेड था। तो ये कहते थे नहीं, ये पैचवर्क्स में नहीं होना चाहिए, ये यूनाइटेड होना चाहिए, यूनिफाइड होना चाहिए और एक नेशन स्टेट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। और मेजनी की बात करें तो इनका जो जिस तरीके से मोनार्की का विरोध करते थे, जो इनका विजन था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का, वो कहीं कहीं कंजर्वेटिव लोगों को डराता था। और वहीं पे ड्यूक मैटरनिक इनके बारे में कहता था, ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था, कि ही इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, कि जो मेजनी है वो हमारे सोशल ऑर्डर का क्या है? मोस्ट डेंजरस एनिमी है। कौन? मेजनी। कौन कहता था? ड्यूक मैटरनिक। कौन कहता था? ड्यूक मैटरनिक। तो ये हमने देख लिया कि रेवोल्यूशनरीज के आइडियोलॉजी को और रेवोल्यूशनरीज में ग्यूजिपी मेजनिक के बारे में। अगली हेडिंग है द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 1848। अब फ्रांस में कंजर्वेटिव आ चुके हैं, रेवोल्यूशनरीज डाउन हो चुके हैं, मेजनी जैसे तमाम क्रांतिकारी उभर रहे हैं। वक्त आता है 1830 का। किसका आता है? 1830 का। 1830 से 1848 की अगर बात करेंगे तो 1830 से 1848 के काल को, टाइमलाइन को हम लोग द एज ऑफ रेवोल्यूशन बोलते हैं, क्योंकि तमाम क्रांतियां इस टाइमलाइन में होती हैं। आपको कहानी, आपको आई होप आपको समझ में आ रही होगी कि फ्रांस क्या होता है? आज़ाद होता है, मोनार्की वहाँ से हटती है, ठीक है, नेपोलियन वहाँ पे आते हैं, नेपोलियन के बाद फिर से कंजर्वेटिव फिर आ जाते हैं और फिर से मोनार्की फ्रांस में आ जाती है। ये कहानी हमारी चल रही है। क्या चल रही है? कहानी। उसी बीच में हमने कुछ आइडियोलॉजी को पढ़ा, लिबरलिज्म को पढ़ा, रिवोल्यूशनरीज के बारे में पढ़ा, न्यू मिडिल क्लास के बारे में पढ़ा, अरिस्टोक्रेसी के बारे में पढ़ा। तो ये सभी चीज़ें आप इनको सेपरेट कर पा रहे होंगे। आई होप आप इसके टॉपिक को समझ पा रहे होंगे। ये पूरी फ्रांस की कहानी, उसका प्रभाव यूरोप पे, और यूरोप में जो आइडियोलॉजी हमें देखने को मिलती थी उन सभी आइडियोलॉजी को, जैसे एरिस्टोक्रेट, न्यू मिडिल क्लास, पुअर पीजेंट्री, साथ ही साथ रेवोल्यूशनरीज, लिबरलिज्म, ऐसी तमाम चीजें हम लोग देख रहे हैं, कंजर्वेटिज्म, ये सारी चीजें हमने एक तरफ देखा। वक्त आता है 1830 का। क्या आता है? 1830 का। और 1830 तक हम जानते हैं जो रिवोल्यूशनरीज थे वो तमाम सीक्रेट सोसाइटी बना के अपने आप को एग्जिस्ट किए, अपने आप के अंदर, जनता के अंदर राष्ट्रवादी विचारधाराओं को क्या कर रहे थे? प्रेरित कर रहे थे। ये हमने देखा। वक्त बदलता है और जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, लिबरल जो नेशनलिस्ट थे वो क्या करते हैं? आपके लीड करना शुरू कर देते हैं तमाम रेवोल्यूशन को, क्योंकि हम लोग जानते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये कहानी, इसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट, राष्ट्रवाद का बनना, एरिस्टोक्रेसी, लिबरल नेशनलिज्म, कंजर्वेटिज्म, और अब हम लोग पढ़ रहे हैं द रेवोल्यूशनरीज। और रेवोल्यूशनरीज के बाद ही द एज ऑफ रेवोल्यूशन आपका शुरू होता है 1830 टू 1848। हम जानते हैं कि 1830s में जुलाई 1830s की बात करें तो फ्रांस में एक बार फिर से अपहेवल शुरू होता है। फ्रांस में एक बार फिर से अपहेवल शुरू होता है कि द फर्स्ट अपहेवल टुक इन फ्रांस इन जुलाई 1830s। जुलाई 1830 में फिर से वहां पे होता है। और होता क्या है कि जो राजा बने थे लुई फिलिप, कौन बने थे? राजा बने थे लुई फिलिप। उनको 1830 में, 1830s में क्या डिक्लेयर कर देता है? एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की उनको डिक्लेयर कर दिया जाता है। कहां पे? फ्रांस के उस राजा को। जो राजा लुई फिलिप थे पहले मोनार्की थे, अब उनको बना देता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की 1830 में। अब जब बार्बन डायनेस्टी को फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, राजा अंडर कंट्रोल बाय कॉन्स्टिट्यूशन, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम से चलेंगे, और राजा भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अब फिर से वही बात, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। ड्यूक मैटरनिक करता है, जब फ्रांस छिकता है तो पूरी यूरोप को सर्दी हो जाती है। क्यों? क्योंकि फ्रांस में अपहेवल हो चुका है और मोनार्की कन्वर्ट हो चुकी है किसमें?
कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में। किसमें कन्वर्ट हो चुकी है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में। और जिसकी वजह से इसकी स्पार्किंग अब पूरी यूरोप में फैलने वाली है, जिसमें सबसे पहला प्रभाव बेल्जियम के ऊपर पड़ता है। किसके ऊपर पड़ता है? बेल्जियम की, यानी कि बेल्जियम पे पड़ता है। और इस बेल्जियम जो है अपने आप को यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से क्या कर लेता है? अलग कर लेता है। अपने आप को यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग कर लेता है। वहीं पे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हम देखते हैं, जिसमें कि ग्रीक को यानी ग्रीस को कार्डल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन के रूप में कंसीडर किया जाता है कि हमारे जो यूरोपीय सभ्यता है, जो जितने भी ईसाई लोग थे वो ये मानते हैं कि ग्रीस से ही उनकी सभ्यता पैदा हुई। जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है उसमें एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है ग्रीस। और उस वक्त वो ग्रीस जो है इस्लामिक अंपायर के अंडर कंट्रोल आता था, जिसको हम लोग ऑटोमन अंपायर बोलते हैं। तो उस ग्रीस को आज़ाद कराने के लिए पूरे यूरोप के सभी लोग एक साथ आते हैं और ग्रीस को फाइनली 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कि ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के अंतर्गत ग्रीस को एज अ इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर किया जाता है। और सभी लोग मिलकर अपने आप में कलेक्टिव आइडेंटिटी को दिखते हुए, क्यों? क्योंकि यूरोपियन सिविलाइजेशन की जो जननी है वो ग्रीस को कहा जाता है, यानी कार्डल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन ग्रीस को कंसीडर करते हैं। तो यूरोप के सभी लोग, भले वो अलग अलग क्षेत्र के थे, आपस में कलेक्टिव आइडेंटिटी को डेवलप करके, राष्ट्रवाद की भावनाओं को पैदा करके ग्रीस को भी इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर करते हैं। कैसे? 1832 में, 1832 में। और उसमें लॉर्ड बायरन का नाम आता है, जो कि एक इंग्लिश पोएट थे, जो फंड को कलेक्ट करते हैं, लड़ाई को लड़ते हैं और फाइनली फीवर से वो मर भी जाते हैं। ये सारी कहानी थोड़ी सी है। तो ये हमने देखा कि जब फ्रांस जो है लीड करता है 1830 में, पहला अपहेवल करता है, तो अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना देता है। और जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को बना देता है तो उसकी स्पार्किंग यूरोप में फैल रही है, जिसके लिए बेल्जियम सबसे पहले अपने आप को यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग कर लेता है। और फिर इसके बाद ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हमें देखने को मिलता है, जिसमें ग्रीस भी 1832 में एक इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर हो जाता है एज अ ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ये चीजें हमने देख लिया ग्रीस के बारे में, यानी कहानी आप समझ पा रहे होंगे। और अब तक की जर्नी में हमने फ्रेडरिक शोरी की पेंटिंग देखी, फ्रेंच रेवोल्यूशन को देखा, मेकिंग ऑफ सोशलिज्म की देखा, जिसमें कुछ आइडियोलॉजी थी, अरिस्टोक्रेसी, न्यू मिडिल क्लास, कंजर्वेटिव, लिबरलिज्म, सारी चीज़ों को हमने देखा। अब इसके बाद वक्त बदलता है और न्यू कंजर्वेटिज्म आती है, और उस न्यू कंजर्वेटिज्म को भी फाइनली रिवोल्यूशनरीज के माध्यम से 1830 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फिर से आ जाती है तो उसका जो स्पार्किंग है पूरे ऑल ओवर द यूरोप में फैलता है, जिसके लिए बेल्जियम में एक्टिविटी देखने को मिलती है और ग्रीस में हमें एक्टिविटी देखने को मिलती है। अगली हेडिंग की बात करें, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग। अब ये हुआ कि रेवोल्यूशन के माध्यम से, लिबरलिज्म के माध्यम से समाज क्या हो रहा है? नेशनलिज्म पैदा हो रहा है, समाज में नेशनलिज्म पैदा हो रहा है और लोग अपने आप को आज़ाद कर रहे हैं। उसी समय एक आइडियोलॉजी आती है रोमांटिक इमेजिनेशन, जिसको रोमांटिसिज्म क्या बोलते हैं? रोमांटिसिज्म मतलब कि हमेशा जो आज़ादी है, जो लिबरलिज्म, जो नेशनलिज्म है, जो आज़ादी है, इंडिपेंडेंसीज है, वो हमेशा वार के माध्यम से, टेरिटोरियल एक्सपेंशन के माध्यम से, लड़ाई के माध्यम से ही नहीं मिलती, बल्कि कल्चर आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग अमॉन्गेस्ट द पीपल। यानी कि सिर्फ लड़ाई युद्धों से ही राष्ट्रवाद की भावना पैदा नहीं होती है, सिर्फ लड़ाई युद्धों से ही देश आज़ाद नहीं होता है, बल्कि कल्चर के माध्यम से भी अपने आप में, कल्चर भी अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आज़ादी के लिए, राष्ट्रवादी भावनाओं को पैदा करने के लिए। यानी कि कल्चर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। आर्ट एंड पोइट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक, इन सब के माध्यम से भी नेशनलिस्ट फीलिंग को क्या किया जा सकता है? पैदा किया जा सकता है, राष्ट्रवादी विचारों को पैदा किया जा सकता है। यही चीज कराती है रोमांटिसिज्म। और रोमांटिक आर्टिस्ट कैसे सोचते हैं, पोएट्स, म्यूजिक, इन सभी के थ्रू कैसे राष्ट्रवादी भावनाओं को पैदा करने का प्रयास करते हैं, वो हमने इस टॉपिक में कंप्लीट देखा था। यानी कि जिसमें कि दो नाम हमने पढ़े, जॉन गॉटफ्रीड हर्डर, इन्होंने दास वोल्क और वो गिस जैसे कॉन्सेप्ट को दिया। दास वोल्क क्या है कि जैसे ट्रू जर्मन जो नेशनलिज्म है, वो जर्मन, जैसे उस पर जर्मनी एग्जिस्ट नहीं करता था, वो प्रोशियन एम्पायर में डिवाइडेड था, तो जर्मनी तो कि वास्तव में था नहीं कोई टेरिटरी, लेकिन वो ये कहते थे, जॉन गॉटफ्रीड हर्डर ये कहते थे कि जो ट्रू जर्मन लोग हैं, जो जर्मनी है, ट्रू जो जर्मनी है, वो टेरिटरी में नहीं देखने को मिलती, बल्कि जर्मनी के लोगों के अंदर मिलती है। थ्रू आर्ट, पोइट्री, म्यूजिक, डांस के थ्रू हमें जर्मनी को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी दास वोल्क और वो गिस जैसे कॉन्सेप्ट को जॉन गॉटफ्रीड हर्डर ने दिया। यानी कि कल्चर के ऊपर फोकस किया जा रहा है इन द डिस्पाइट द
रीजन, लॉजिकल, साइंस, रीजन, इन सब चीज़ों को छोड़ करके क्या ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन, साइंस, फोकस इंस्टेड ऑफ आपके तर्क, साइंस, विज्ञान, कारण, इन सब चीज़ों को छोड़ करके इमोशन, इंट्यूशंस और मिस्टिकल फीलिंग पे फोकस करने की बातें रोमांटिसिज्म में कही जाती है। और इसमें कल्चर के बारे में कहा जाता है कि कल्चर आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर क्रिएटिंग द सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमॉन्ग द पीपल। तो इसमें दास वोल्फगिस्ट हमें देखने को मिलता है। और साथ ही साथ लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर कलेक्टिंग द सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, जिसमें कि हम लोग पोलैंड का एग्जांपल देखते हैं। किसका एग्जांपल देखते हैं? पोलैंड का। क्योंकि पोलैंड के पार्ट्स को किसने कब्जा कर लिया था? रसिया ने। तो रसिया ने पोलैंड को कब्जा कर लिया, लेकिन पोलैंड का कुछ हिस्सा रसिया में चला गया। लेकिन फिर भी वहां पे लैंग्वेज के थ्रू पोलिश जो लैंग्वेज थी, यानी पोलिश लैंग्वेज के थ्रू उनके अंदर, भले वो किसी और क्षेत्र में, किसी और एम्पायर में चले गए, किसी और राज्य के, किसी और देश के अंडर कंट्रोल आ गए, लेकिन उन सबके अंदर पोलैंड के प्रति अपनी लैंग्वेज की वजह से राष्ट्रवादी भावनाएं जिंदा थी। लिखा है ना कि पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज इंडिपेंडेंट टेरिटरीज, नेशनल फीलिंग वर केप्ट अलाइव थ्रू द म्यूजिक एंड लैंग्वेज। यानी कि जो राष्ट्रवादी भावनाएं थी म्यूजिक के थ्रू, आर्ट के थ्रू, पोएट्री के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू, वो कहीं कहीं उनके अंदर जिंदा थी। यानी पोलैंड न होते हुए भी पोलैंड के लोगों में पोलैंड जिंदा था। ये चीज़ें हमें इस एग्जाम्पल के माध्यम से देखने को मिलती है। ये आपका कैरोल कुरपिंस्की हैं, जिन्होंने ओपेरा और म्यूजिक के थ्रू जो है राष्ट्रवादी भावनाओं को, नेशनलिस्ट फीलिंग को पैदा करने की बातें कही देखने को मिलती है। ये चीज़ें हमने समझ लिया कि कल्चर आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर क्रिएटिंग द सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। ये चीज़ कहलाई क्या? रोमांटिसिज्म। क्या कहलाई? रोमांटिसिज्म। इसके बाद हमने अगली जो पॉइंट्स देखा, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। फ्रांस की कहानी में आते हैं। तो अब कहानी में आपका मोड़ आ रहा है 1830 में व्यवस्था आपकी क्या बन चुकी है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। क्या बन चुकी है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कहां पे? फ्रांस में। एक वक्त आता है 1848 का वक्त आता है, और उस 1848 के समय में फ्रांस में हंगर, हार्डशिप हमें देखने को मिलती है और तमाम रिवोल्ट आपके शुरू हो जाएंगे। क्योंकि इस हेडिंग का नाम क्या है? द एज ऑफ रिवोल्यूशन। क्या है? द एज ऑफ रिवोल्यूशन। अब एज ऑफ रिवोल्यूशन की अगर बात करेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं द हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। ये जो हंगर, हार्डशिप वाली व्यवस्था है, यानी जो पहला जो रिवोल्ट है वो पुअर के माध्यम से, पीजेंट के माध्यम से, वर्कर के माध्यम से लीड होता है। यानी और एक और देखेंगे जिसमें हम लोग लिबरल लोगों के द्वारा, मिडिल क्लास के माध्यम से रिवोल्यूशन को लीड किया जाएगा। हंगर, हार्डशिप की बात करें तो हम पूरे यूरोप में जानते हैं कि पॉपुलेशन क्या हो रही थी? बहुत ही तेजी से बढ़ रही थी, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से माइग्रेशन बढ़ रहा था, और माइग्रेशन में लोग गांव जैसे क्षेत्रों को छोड़ के शहरों में बसना शुरू कर दिए, जिससे शहरों में झुग्गी और झोपड़ियों का बहुत तेजी से, स्लम्स एरिया बहुत तेजी से क्रिएट होने लगे। साथ ही साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से चीप रेट पे मशीनें मिलने लगी, और चीप रेट पे मशीनें मिलने की वजह से मार्केट में जो ये छोटे छोटे जो मशीनीकरण करके जो अपने काम को करते थे ऐसे लोग थे, उनका जीवन में हार्डशिप क्रिएट हो जाती है, क्योंकि मशीनों की वजह से माल सस्ते मिलने लगे और उनके सामान कोई लेता नहीं था। इससे उनके जीवन में भी हार्डशिप क्रिएट होना शुरू हो गई। यानी कि ये सभी फैक्टर्स की वजह से पूरे यूरोप में इसका प्रभाव पड़ता है। और सबसे पहले फ्रांस में इसकी, अब फिर से वही कहते हैं ना, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैसे इज कोल्ड। इन सभी स्थितियों की वजह से फ्रांस में एक बार फिर से रेवोल्यूशन को क्रिएट किया जाएगा, क्योंकि 1848 में एक ऐसा समय था जिसमें फूड शॉर्टेज, यानी बर्ड हार्वेस्ट की वजह से फूड शॉर्टेज होती है। ऑलरेडी तो नहीं समस्याएं थी, लोगों की संख्या बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, माइग्रेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से लोगों को जीवन में कठिनाई आ रही है, फूड शॉर्टेज यानी कि फसल बर्बाद होने की वजह से फूड शॉर्टेज हो रही है, वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है, पॉपुलेशन जो है पेरिस पे सड़कों पे आ जाती है, जिसकी वजह से राजा कौन थे? लुई फिलिप। कौन थे? राजा लुई फिलिप। वो भाग जाते हैं, क्या गद्दी छोड़ के भाग जाते हैं, और फाइनली फ्रांस क्या होता है? 1848 में रिपब्लिक बन जाता है। क्या बन जाता है? फ्रांस जो है रिपब्लिक बन जाता है 1848 में। और जब फ्रांस रिपब्लिक बन जाता है तो वो ग्रांट करता है सफरेज ऑफ ऑल एडल्ट मेल्स एबव 21 एंड गारंटीड द राइट टू वर्क, यानी राइट टू वर्क जैसी व्यवस्थाओं को क्या करते हैं? गारंटी करते हैं। यानी 1848 में इसकी वजह से फ्रांस क्या होता है? रिपब्लिक हो जाता है। क्या हो जाता है? फ्रांस रिपब्लिक हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो ये चीज़ें हमें इस पूरी घटना में हंगर, हार्डशिप में देखने को मिलती है कि फ्रांस क्या बन जाता है? रिपब्लिक बन जाता है। उसी में एक कहानी सेलेसियन वीवर्स की है। सेलेसियन वीवर्स भी क्या करते हैं? जो रॉ मटेरियल देने वाले कॉन्ट्रैक्टर थे वो उनसे काम तो करवा रहे हैं, लेकिन पेमेंट क्या कर रहे हैं? कम दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो लोग उनके घरों पे हमला कर देते हैं। ये कहानी हमें सेलेसियन वीवर भी देखने को मिलती है। फिर दूसरा जो रिवोल्यूशन लीड होता है किसके द्वारा? लिबरल्स के द्वारा। पहला पुअर पेजेंट्री के द्वारा,
जिसमें कि हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखने को मिलता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन मतलब कि लुई फिलिप हट जाते हैं और फ्रांस एज ए रिपब्लिक डिक्लेयर हो जाता है और तमाम चीज़ें होती हैं। वहीं पे हम जानते हैं एक तरफ गरीबों के द्वारा, पुअर के द्वारा क्या हो रहा है, रिवोल्ट हो रहा है, उसी के पैरेलल में मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास के द्वारा भी क्या हो रहा है, रेवोल्यूशन हो रहा है। क्या हो रहा है, रेवोल्यूशन हो रहा है। इनकी डिमांड कुछ और है, इनकी डिमांड कुछ और है, यानी दोनों एक दूसरे के पैरेलल में रिवोल्ट रेवोल्यूशन कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमने देखा कि ऑल ऑफ द यूरोप के अदर पार्ट में बात करें तो जो फरवरी 1848 में जो फरवरी में जो घटना घटी फ्रांस में, जिसके माध्यम से लुई फिलिप हट जाते हैं और फाइनली फ्रांस रिपब्लिक बन जाता है, उसकी स्पार्किंग जो है पूरी यूरोप में फैलती है। कहाँ फैलती है, पूरे यूरोप में उसकी स्पार्किंग क्या होती है, फैल जाती है। अच्छा, क्यों, क्योंकि जो है एब्डिकेशन हो जाता है मोनार्क का और रिपब्लिक बन जाती है पूरी व्यवस्था, यूनिवर्सल मेल सफ्रेज हो जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसका इंपैक्ट पूरी यूरोप पे पड़ेगा। यूरोप पे क्या होता है, पड़ेगा, जिसके अंतर्गत जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, मेन एंड वुमेन सभी लोग क्या करते हैं, आपके कंबाइन हो जाते हैं, जितने भी मिडिल क्लास थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास, और डिमांड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का और नेशनल यूनिफिकेशन का। ये किसकी डिमांड कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का, नेशनल यूनिफिकेशन का। कौन, एजुकेटेड मिडिल क्लास, कौन, एजुकेटेड मिडिल क्लास कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करते हैं और साथ ही साथ किसकी डिमांड करते हैं, आपके नेशनल यूनिफिकेशन का, जिसकी मदद से, जिसके लिए एक जर्मन रीजन की अगर एग्जांपल की बात कर रहा है कि जर्मन रीजन में पॉलिटिकल एसोसिएशन बनता है। और जर्मनी चूंकि उस वक्त एग्जिस्ट नहीं किया करता था, वो प्रशियन एम्पायर में एग्जिस्ट किया करता था, प्रशियन एम्पायर में। और जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए जितने भी मिडिल क्लास के जो लोग थे, जो बिजनेसमैन थे, प्रोफेशनल थे, प्रॉस्परस आर्टिसियन थे, वो सभी मिलते हैं कहाँ पे, फ्रैंकफर्ट सिटी में। कहाँ पे, फ्रैंकफर्ट सिटी में, और डिसाइड करके एक बनाते हैं ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। क्या बनाते हैं, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, जो कि सेंट पॉल, जो कि एक चर्च है, उसमें ये ऑर्गेनाइज होता है। यानी कि फ्रैंकफर्ट सिटी में जो पार्लियामेंट बनती है उसको फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बोलते हैं। और ये पार्लियामेंट, ये बैठक कहाँ होती है, सेंट पॉल चर्च में। वहाँ पे लोग बैठते हैं, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोट करते हैं। और क्या इनका टारगेट क्या था कि दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करते हैं जिसमें कि एक जर्मन नेशन बने और जिसको हेड करे कौन, मोनार्की ही, लेकिन मोनार्की क्या हो, सब्जेक्ट ऑफ पार्लियामेंट हो, सब्जेक्ट ऑफ पार्लियामेंट हो, यानी वो संसद का ही एक क्या हो, सब्जेक्ट हो। जिसके लिए वो 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। कौन, पॉलिटिकल जो एसोसिएशन बनता है एजुकेटेड मिडिल क्लास का, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के द्वारा 831 मेंबर का एक ग्रुप बनाया जाता है। वो जाते हैं फ्रैंकफर्ट सिटी में, यानी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में बैठते हैं। वो पार्लियामेंट कहाँ ऑर्गेनाइज होती है, सेंट पॉल चर्च में। वहां पे जाके वो राजा को सब्जेक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाना चाहते हैं, जाते हैं। ये आपके फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है, ये एक चर्च है। इस चर्च में देखेंगे तो इसमें 831 मेंबर बैठते, तमाम लोग रहते हैं, लेकिन 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को बनाया जाता है। एक संविधान को लिखा जाता है और इस संविधान के अंतर्गत राजा को सब्जेक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाने का प्रयास किया जाता है। उस राजा कौन थे, तो राजा थे फ्रेडरिक विलियम फोर्थ। कौन थे, राजा थे फ्रेडरिक विलियम फोर्थ। जब राजा के सामने ये प्रस्ताव रखा जाता है तो राजा आपके क्या कर देते हैं, रिजेक्टेड इट, इसको रिजेक्ट कर देते हैं और अदर मोनार्कीज के साथ ज्वाइन करके इस पूरी व्यवस्था को अपोज करने लगते हैं। ठीक है, अब ये लोग जो है अपोज करते हैं और राजा फाइनली ट्रूप्स को बुलाता है, इनको भगा देता है। इनका सपोर्ट बूस्ट वहां से अपोजिशन देखने को मिल जाता है। किसका, एजुकेटेड मिडिल क्लास जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, नेशनल यूनिफिकेशन के लिए, बनाते हैं ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, जिसमें 831 मेंबर को इलेक्ट करके ऑल जर्मन नेशनल असेंबली को बना के 831 मेंबर की एक असेंबली बना के राजा के पास जाते हैं। राजा रहते हैं फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, कहते हैं आप आप सब्जेक्ट टू मोनार्की हैं, सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट बन जाइए। राजा रिजेक्ट करता है और अदर मोनार्की के साथ मिलके इनको जो है भगा देता है। इनकी सपोर्ट बेस वहां से गिरने देखने को मिलता है। वहीं पे इस ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के कुछ डीमेरिट्स को बताया जा रहा है कि ये आपके कहीं ना कहीं ऑल जर्मन नेशनल असेंबली की अगर बात करें तो इसमें महिलाएं भी एक्टिव मेंबर की तरह काम की, लेकिन उनको जब आप इस पिक्चर में देखेंगे तो इस पिक्चर में दर्शक दीर्घा में उस ऊपर गैलरी में ही उनको खड़ा कर दिया गया है। उनको बैठने की जगह नहीं है, उनके लिए किसी राइट की बात, मतलब एक प्रकार से कहा जाए तो इस ऑल जर्मन नेशनल असेंबली में सिर्फ मिडिल क्लास को ही स्थान दिया गया है। मतलब कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला व्यक्ति जिसके पास कोई नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसको इसमें स्थान नहीं दिया गया। महिलाओं को इसमें स्थान नहीं दिया, जिससे कि इन दोनों ने उससे अपने सपोर्ट को क्या कर लिया, हटा लिया। और फाइनली इस
सैनिकों को राजा के द्वारा सैनिकों को बुलाया जाता है और इस असेंबली को वाज फोर्स टू डिसबैंड, इसको फाइनली क्या खत्म कर देता है। क्योंकि हम जानते हैं कि इस असेंबली में, इस ऑल जर्मन असेंबली में महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट किया था। तमाम जो एसोसिएशन बनाए थे, न्यूज़पेपर बनाए थे, तमाम मीटिंग रहती थी, पॉलिटिकल मीटिंग में, डिमॉन्स्ट्रेशन में वो हिस्सा लेती थी, लेकिन उनका कोई स्थान नहीं था। उनको सफरेज देने से क्या कर दिया गया था, डिनाई कर दिया गया था, जिसकी वजह से वो आपकी क्या होती हैं, वो भी हट जाती हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस प्रकार से आपका इनकी जो रिवोल्ट था, एक हंगर हार्डशिप में हमने देखा पुअर के द्वारा, और एक रिवोल्ट हमने देखा लिबरल क्लास के द्वारा, मिडिल क्लास के द्वारा। मिडिल क्लास का जो सिस्टम था वो भी खत्म हो जाता है। एक प्रकार से कहें तो सफलता नहीं मिली, लेकिन सफलता न मिलते हुए भी राजा के पास, राजा को लग गया कि ये रिवोल्यूशन हो रहा है, मैं रिप्रेस कर दे रहा हूँ, रिवोल्यूशन हो रहा है, मैं रिप्रेस कर दे रहा हूँ। तो ये जो साइकिल चल रहा है रेवोल्यूशन का, रिप्रेशन का, रेवोल्यूशन का, रिप्रेशन का, ये कब तक चलेगा? तो हमें कुछ क्या कर देना चाहिए, उनको खुद ही रियलाइज हो गया कि हम कुछ कंसेशन को क्या कर दें, ग्रांट कर दें। क्या कर दें, ग्रांट कर दें, क्योंकि जब तक हम ग्रांट नहीं करेंगे कुछ कंसेशन को, तब तक ये रिवोल्यूशन करते रहेंगे और हम रिप्रेशन करते रहेंगे। तो इसके लिए उनको खुद रियलाइज हो गया, मोनार्किस्ट थे चूंकि उन्होंने ऑल जर्मन असेंबली की बात नहीं मानी, लेकिन जब उनको डिसबैंड कर दिया गया तो उन जितने भी कंजर्वेटिव रिजिम थे उनको रियलाइज हो गया कि कब तक हम इसको, इस रिप्रेशन होगा, रिवोल्यूशन होगा हम रिप्रेस कर देंगे, रिवोल्यूशन होगा हम रिप्रेस कर देंगे। तो ये कब तक हम कर पाएंगे? तो इसलिए उनको रियलाइज हो गया कि हम कुछ कंसेशन को क्या कर दें, ग्रांट कर दें, जिसके लिए उन्होंने कुछ किया भी। क्या क्या किया कि सर्फडम को खत्म कर दिया, बॉन्डेड लेबर की व्यवस्थाओं को खत्म कर दी, और साथ ही साथ जो आपका हैब्सबर्ग डोमिनियन एंड रशिया में था, तो सर्फडम्स और बॉन्डेड लेबर जैसी व्यवस्थाओं क्या कर दिया, खत्म कर दिया। साथ ही साथ कुछ ऑटोनॉमी को भी देने का प्रयास किया गया, यानी कि राजा और राजशाही जो व्यवस्था थी, जो कंजर्वेटिव लोग थे, भले इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन अब उनको रियलाइज होने लगा कि कब तक हम इस चक्कर में पड़े रहेंगे, हम बार बार दबाएंगे, बार बार वो रिवोल्यूशन करेंगे। तो ये चीजें हमने देख लिया, रेवोल्यूशन क्या देख लिया, द एज ऑफ रिवोल्यूशन, द एज ऑफ रिवोल्यूशन। द एज ऑफ रिवोल्यूशन में हमने जो लास्ट में एस्पेक्ट देखा पुअर के द्वारा और आपके लिबरल मिडिल क्लास के द्वारा, इन दोनों के द्वारा। इसके अंतर्गत आपको देखने को मिला फ्रांस जो है रिपब्लिक बनता है, और इसमें हम देखते हैं कि कंजर्वेटिव लोगों के अंदर ये चीज़ें पैदा होती है कि नहीं, कुछ कंसेशन हमें ग्रांट करना ही पड़ेगा। तो अब इसके बाद जो आपकी टॉपिक था यहाँ पे कंप्लीट होता है, तैयार होता है, और टू द पॉइंट डिस्कशन भी यहीं पे समाप्त होता है। अब इसके बाद जो अब हमको पढ़ना है वो पढ़ना है जर्मनी के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? जर्मनी के बारे में, मेकिंग ऑफ जर्मनी, मेकिंग ऑफ इटली, मेकिंग ऑफ ब्रिटेन, इनके बारे में पढ़ते हुए, और इंपीरियलिज्म और नेशनलिज्म जैसे 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इनको पढ़ते हुए पूरे चैप्टर को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। सो आई होप जितना टॉपिक हमने प्रीवियस 10 से 11 लेक्चर्स में पढ़ा था, उसको आज हमने 1 से 1.5 घंटे के अंतर्गत इस पूरे एक ही लेक्चर के अंतर्गत 80% ऑफ द सिलेबस, 80% ऑफ द टोटल सिलेबस जो इस चैप्टर का है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसको हमने कंप्लीट किया। क्या किया? कंप्लीट किया। इसी के साथ सेशन को हम लोग साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। आने वाले 2 से 3 सेशन में इस पूरे चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, तैयार करने वाले हैं, और एक कंप्लीट रिकैप भी लेने वाले हैं। इसी के साथ सेशन को हम लोग साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।